हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जहाँ से आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है अशोकास इंस्क्रिप्शन, यानी कि अशोक के अभिलेख। अशोक ने कलिंग वार के बाद 261 बीसी में, कलिंग वार के बाद या कलिंग युद्ध के पश्चात जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था एक वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। और उसी के अपने अभिलेखों के माध्यम से उसने क्या किया, अपने जितने भी मैसेज थे वो अपनी प्रजा को देने की कोशिश करी और ये भी कोशिश करी कि वो जो प्रजा है वो उनको फॉलो करे और जिससे वो आसानी से इतने लंबे समय तक शासन कर पाए। तो आइए हम आज इसी टॉपिक को पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है अशोकास इंस्क्रिप्शन। अगर हम अशोक के अभिलेखों को या इंस्क्रिप्शन को डिवाइड करें तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अशोक ने जो अपने अभिलेख कुछ बड़ी बड़ी चट्टानों पे काटे, जिनको हम मेजर रॉक एडिक्ट या रॉक एडिक्ट भी बोलते हैं, यानी शिलालेख। कुछ उसने फिर जहाँ पे चट्टानें नहीं थी वहाँ पे उसने पिलर्स लगवाए, उनको हम पिलर एडिक्ट या स्तंभ लेख बोलते हैं। और कुछ उसने गुफाएं भी बनवाई थी, जिन्हें हम केव इंस्क्रिप्शन या गुफा अभिलेख भी कहते हैं। तो आइए अब इन्हीं को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रॉक एडिक्ट्स यानी कि जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने बताया, ये क्या है आपके, ये आपके शिलालेख है। शिलालेख का मीन्स जो बड़ी बड़ी चट्टानों को पर उसने अपने जो आदेश है या अपने अभिलेखों को खुदवाया। फिर दूसरे नंबर पे पिलर, जिनको हम स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। जैसे फेमस सारनाथ स्तंभ के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिससे कि भारत का नेशनल एम्बलम यानी कि राजकीय चिन्ह लिया गया। इसके अलावा कुछ गुफा अभिलेख है, गुफा अभिलेख जो उसने आजीवक सेक्ट के संतों को दान में दी थी, उनके बारे में। अब अगर हम रॉक एडिक्ट या जो आपके शिलालेख है उनको भी हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेजर, माइनर और फिर सेपरेट। मेजर का मीन्स इनको हम वृहद शिलालेख बोलते हैं, वृहद शिलालेख जो बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। फिर ये जो माइनर रॉक एडिक्ट है इनको हम लघु शिलालेख बोलते हैं, लघु शिलालेख बोलते हैं। और जो सेपरेट है ये पृथक शिलालेख। पृथक शिलालेख की कैटेगरी में धौली और जौगड़ के आते हैं 2, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि वो अलग नहीं है, वो इसी का पार्ट है, मेजर का ही पार्ट है। बट जो धौली और जौगड़ ये 2 प्लेस है उड़ीसा में, एनिशेंट कलिंगा में, जहाँ पे आपको, एवं जौगड़ जहाँ पे आपको सेपरेट रॉक एडिक्ट भी देखने को मिलेगा। बट ये मैंने बताया ये अलग पार्ट नहीं है, मेजर रॉक एडिक्ट का ही पार्ट है। अब देखिए, जब अगर हम देखें तो ब्रॉडली मेजर और माइनर क्या डिफरेंस है। तो मेजर का मतलब बड़ी चट्टान है और जिसमें जो अभिलेख है या इंस्क्रिप्शन है या लाइनों की संख्या ज़्यादा है, उसको हम मेजर बोलते हैं। और माइनर का मतलब उसमें लाइनों की संख्या कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेजर की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मली 1 से लेके 14 लाइन्स है, और इसमें अगर हम देखें जो माइनर रॉक एडिक्ट में, इसमें 1 to 3 लाइन्स है, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, माइनर बोला है। तो मेजर का मतलब जिसमें ज़्यादा लाइन्स है, यानी कि 14 के करीब लाइन्स है, उनको हम मेजर रॉक एडिक्ट बोलते हैं। और जिसमें कम लाइन है उसको हम माइनर रॉक एडिक्ट बोलते हैं। सेपरेट मैंने बताया कि अलग नहीं है, वो किसका पार्ट है, वो मेजर रॉक एडिक्ट का ही पार्ट है। बट वहाँ पे 2 लाइन्स एक्स्ट्रा है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए उसको हम सेपरेट रॉक एडिक्ट का नाम जानते हैं। तो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही अगर हम पिलर एडिक्ट की बात करें तो इसको भी हमने मेजर और माइनर में डिवाइड किया है। मेजर का मतलब ये इसमें 7 लाइन है, 7 लाइनें इसमें लिखी हुई है, और इसमें किसी में 1 लाइन है, किसी में 2 लाइन है, ऐसे इसमें लिखी हुई है। तो यानी कि यहाँ भी वही है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 14 लाइन है मेजर में। यहाँ के मेजर यानी कि वृहद स्तंभ लेख बोलते हैं इनको हिंदी में, वृहद स्तंभ लेख, और इनको हम बोलेंगे लघु स्तंभ लेख। तो ये एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन था और हमने इसी तरीके से पढ़ना है सभी के बारे में, पहले रॉक एडिक्ट्स के बारे में, फिर पिलर एडिक्ट के बारे में, केव एडिक्ट के बारे में, और फिर इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम अभी लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले देखिए हम रॉक एडिक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको मैंने बताया था शिलालेख, कि ये शिलालेख हैं क्या, शिलालेख, और इनको इसने जारी क्यों किया। तो देखिए जो शिलालेख है, यानी कि जो अशोका के बारे में मैंने अभी जब लेक्चर की स्टार्टिंग थी तो बताया था कि कलिंग वार के बाद उसका हार्ट चेंज हुआ,
और फिर उसने बुद्धिज्म को अपनाया और उसने अपनी एक पॉलिसी को इशू किया जिसको धम्मा पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। धम्म वैसे तो संस्कृत के धर्म से निकला है, पर यहाँ पे जो धम्म का मतलब है वो वे ऑफ लाइफ यानी कि जीवन जीने का तरीका। तो अपनी प्रजा के लिए उसने एक शांति की नीति अपनाई कि भाई शांतिपूर्वक हमें साम्राज्य को चलाना है। तो उसी के जो विचार थे उसमें उसने अपने जो रॉक एडिक्ट्स है उसमें लिखा हुआ है। तो इन ऑर्डर टू प्रोपिगेट द आइडियल्स ऑफ धम्मा, यानी कि धम्म अशोका इंस्क्राइब्ड ऑन द बिग रॉक बोल्डर्स कॉल्ड रॉक एडिक्ट, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों पे शिलाओं पे उसने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक एडिक्ट बोलते हैं, जो कि उसने अपनी धम्मा पॉलिसी को बताने के लिए किया था। यानी कि अगर हम एक लाइन में बोले कि यहाँ पे अशोका की क्या है, यहाँ पे उसके राजनीतिक और क्या है, सामाजिक विचार है। अशोक अपने जो राजनीतिक और सामाजिक विचार हैं उनको किसके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, अपने शिलालेखों यानी कि रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो लेख है अगर हम देखेंगे तो ये हमसे बात कर रहे हैं, यानी कि अशोक अपनी प्रजा से बात कर रहा है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य जो आधुनिक संकल्पना है उसको अशोक आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में अप्लाई कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना। तो ये रॉक एडिक्ट है। अब रॉक एडिक्ट को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट। जैसे मैंने बताया था कि भाई मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है, तो मेजर का मतलब इसमें ज्यादा लाइनें होंगी, बड़ी चट्टान होगी, ज्यादा लाइनें होंगी। तो जैसे लिखा है कि दीज आर 14 इन नंबर्स एंड फाउंड इन 10 डिफरेंट प्लेसेस। 14 इन नंबर का मतलब समझिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से दिखेगा। 14 इन नंबर्स का मतलब इसमें कितनी लाइन्स है, 14 लाइन्स, 14 लाइन्स। सभी में नहीं मिलेंगी क्योंकि कुछ निकालने में टूट भी गए, यानी कि 14 पंक्तियां हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी एक चट्टान के रूप में कि जैसे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, 6ठी लाइन, 7वीं लाइन, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। तो ऐसे लिखा है। पहली लाइन में जो लिखा है वो हर जगह जो भी प्लेसेस उसमें मिलेगा। फिर दूसरी लाइन में कुछ लिखा है, तीसरी लाइन में कुछ लिखा है, चौथी लाइन में, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में, ऐसे करके हर लाइन में कुछ ना कुछ उसने लिखा हुआ है। तो ये कहाँ मिलेंगे ऐसे, इनको हमने मेजर बोला या वृहद शिलालेख बोला क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप के 10 प्लेसेस से मिलेंगे बृहद शिलालेख। और ये 10 के 10 प्लेस आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि जो बृहद शिलालेख है वो कहाँ से मिले हैं। तो 10 प्लेसेस से मिले हैं। उसमें से जो 2 मैंने बताया था आपके धौली और जौगढ़, उनको सेपरेट अभिलेख भी बोला जाता है, सेपरेट रॉक एडिक्ट भी बोला जाता है, पृथक शिलालेख भी बोला जाता है। अब देखिए 10 प्लेसेस कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान तक अशोक का साम्राज्य था। देखिए जितने भी अभिलेख हैं अगर हम देखें तो जब हम इनके महत्व के बारे में देखेंगे तो ये अशोक के साम्राज्य की सीमाओं को भी बताते हैं कि अशोक के साम्राज्य की सीमाएं कहाँ थी। तो अफगानिस्तान भी उसका पार्ट था, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही उसका पार्ट था। तो अगर हम कंधार को देखें, कंधार तो ये अफगानिस्तान में और अगर हम अशोक के पूरे इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे तो अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया। वो 4 लिपियों के नाम को अपने ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन कौन से लिपियों यानी स्क्रिप्ट का यूज किया। स्क्रिप्ट का मतलब हो गया लिखने का तरीका, भाषा का मतलब बोलने का तरीका। तो उसने 4 स्क्रिप्ट का यूज किया है। उसमें एक स्क्रिप्ट है ब्राह्मी जो सबसे ज्यादा यूज हुई है भारत वाले हिस्से में। पाकिस्तान वाले हिस्से में उसने अधिकतर खरोष्टी का यूज किया क्योंकि यहाँ पे पहले से पर्शियन अंपायर था, यानी पर्शियन अंपायर था, तो उसका पार्ट था, इसलिए वहाँ पे खरोष्टी थी। इसके अलावा उसने ग्रीक का यूज किया अफगानिस्तान वाले में, और एक है अरामिक इस स्क्रिप्ट का भी। तो 4 स्क्रिप्ट का उसने यूज किया हुआ है। तो ये वाला जो कंधार वाला है, ये यहाँ पे अक्सर उसने क्या करा है, ग्रीक और अरामिक इन स्क्रिप्ट का और लैंग्वेज, ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट भी है, लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्ट भी है और लैंग्वेज भी है, यानी कि भाषा भी है और आपकी लिपि भी है। इसलिए इसको द्विभाषीय और द्विलिपीय अभिलेख भी बोला जाता है, यानी कि बाय स्क्रिप्चुअल और बाय लिंगुअल आपका ये है आपका कंधार वाला। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा 4 स्क्रिप्ट यूज की है, कौन कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामिक। खरोष्टी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ऑलरेडी जैसे लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, वैसे बाकी सब लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो सबसे ज्यादा लेकिन ब्राह्मी का ही यूज हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा 2 जो मानसेरा और शाहबाजगरी हैं, ये पाकिस्तान में पड़ेंगे, आज के जो पाकिस्तान है वहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अभी, यहाँ पे उसने कौन सी स्क्रिप्ट का यूज किया है, खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज किया हुआ, खरोष्टी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज। कालसी ये आज का उत्तराखंड यानी कि देहरादून के पास पड़ेगा, उत्तराखंड देहरादून के पास।
और यहाँ बाकी सब में जो इंडिया वाले में हिस्से में आते हैं वहाँ पे उसने प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर गिरनार है, गिरनार आपका गुजरात में सौराष्ट्र रीजन। और जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे उसको सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था 1837 में, और उसमें भी पहले उसने पिलर इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था जो दिल्ली टोपरा वाला है। बट सबसे पहले जो रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो रॉक इंस्क्रिप्शन में जो जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले पढ़ा था वो किसको पढ़ा था? गिरनार को पढ़ा था। तो यानी कि फर्स्ट डेसिपर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जेम्स प्रिंसिप। अगर जैसे मैंने बताया कि पिलर की बात करें तो दिल्ली टोपरा जो दिल्ली में सिचुएटेड है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हमें रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो पहला जो रॉक इंस्क्रिप्शन था वो कौन सा था? आपका गिरनार वाला था। इसको भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सोपारा, सोपारा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, आधुनिक महाराष्ट्र में। इसके अलावा सन्नाटी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका। और येरागुड्डी, येरागुड्डी आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। और इन दोनों के बारे में मैंने बताया था धौली और जौगढ़, ये कहाँ पे हैं? ये आपके उड़ीसा में, उड़ीसा में। और इन्हीं दोनों को मैंने बताया था कि क्या बोला जाता है? सेपरेट, सेपरेट रॉक एडिक्ट। तो ध्यान रखिएगा सेपरेट रॉक एडिक्ट कोई अलग नहीं है। सेपरेट और रेड रॉक एडिक्ट के बारे में ध्यान रखना कि सेपरेट रॉक एडिक्ट आर द पार्ट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट। तो मेजर रॉक एडिक्ट का ही पार्ट है, बट उसमें 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हुई है, क्योंकि 13वीं जो लाइन है वो उसमें मिसिंग है, 12वीं और 13वीं लाइन। क्योंकि 12वीं और 13वीं लाइन, खासकर जो 13वीं लाइन है उसमें कलिंगा वार के बारे में बता रखा है कि उसने कितना वहाँ पे जुल्म किया था, 1 लाख लोगों को मारा, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, कई लोग डिस्प्लेस हो गए। तो ये बात वो वहाँ पे लिखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वहाँ की जो जनरेशन थी वो बार बार उन चीज़ों को पढ़ती तो उनके बीच में गुस्सा होता और हो सकता था फ्यूचर में रिवॉल्ट करते। इसलिए वो समझदार रूलर था, इसलिए उसने वो जो 13वीं लाइन थी उसको मिस करके वहाँ पे 2 अलग से लाइन लिखवाई है, उनको 1 और 2 बोलते हैं। अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें उसने बोला कि सारी प्रजा मेरी संतान है, लाइक अ चाइल्ड, और जैसे मैं अपने बच्चों का कल्याण चाहता हूँ वैसे अपनी प्रजा के कल्याण की भी कल्पना करता हूँ। इस तरीके से उसने वहाँ पे क्या करा है? जो अपने पश्चाताप, मतलब जो पश्चाताप है उसको व्यक्त किया है, जो उसने कलिंगा वार में वहाँ पे किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि, तो ध्यान रखिएगा जो सेपरेट रॉक एडिक्ट है वो अलग नहीं है, वो किसका पार्ट है? मेजर रॉक एडिक्ट का ही पार्ट है। और इन्हें धौली और जौगढ़ वाला जो है वो सेपरेट। अगर हम इसकी बाउंड्री को देखें तो अगर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सा है? मानसेरा, मानसेरा जो मैंने बताया था कि पाकिस्तान में है। अगर सबसे ईस्टर्न मोस्ट पूछा जाए बाउंड्री के हिसाब से तो धौली है जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और येरागुड्डी अभी हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में, ये सदर्न, सबसे सदर्न मोस्ट बाउंड्री है। और कंधार यानी कि अफगानिस्तान। तो इससे हमें अशोक के साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि अशोक का जो साम्राज्य था वो सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। सिर्फ चोल चेर पांड्य वगैरह उसके कंट्रोल में नहीं थे, बाकी अफगानिस्तान से लेकर पूरा बंगाल तक का रीजन और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सारा जो रीजन था उसके कंट्रोल में था। मतलब कन्याकुमारी तो नहीं, कन्याकुमारी से थोड़ा सा ऊपर मैसूर रीजन तक, जिसमें चोल चेर पांड्य को छोड़ के वो सारा साम्राज्य उसके कंट्रोल में था। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एरिया इसके कंट्रोल में था। आगे हम देखते कि हाँ, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि 14 लाइन है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह 14 लाइन है, क्योंकि कई जगह फिर जैसे टूट भी गई हैं लाइनें निकालने में, कई जगह खराब भी हो गई है। तो अगर हम देखें तो 5 प्लेसेस हैं जहाँ से 14 की 14 लाइनें मिलती हैं, 5 के पास। पहले उन 5 प्लेसेस को देखते हैं। जैसे अगर हम देखें पहला जो प्लेस है वो मानसेरा है, जो अभी हमने देखा था कि पाकिस्तान में शाहबाज गढ़ी, यहाँ पे भी 1 से लेकर 14 लाइन है, यहाँ भी 1 से लेकर पूरी 14 की 14 लाइन है। कालसी, गिरनार और येरागुड्डी, यहाँ भी पूरी की पूरी 14 लाइन है। यानी कि 1 से लेकर 14 लाइन कहाँ से मिली है? 5 प्लेसेस से मिली। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टू 14 मेजर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स फाउंड फ्रॉम विच प्लेसेस। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि मानसेरा, शाहबाज गढ़ी, कलसी, गिरनार और येरागुड्डी, ये 5 जगह हैं जहाँ से आपको क्या मिले हैं? 14 की 14 लाइनें मिली हैं। बाकी जगहों से 14 की 14 लाइन नहीं मिलेंगी, कुछ ना कुछ लाइन कम मिलेंगी। अब जैसे कंधार में अगर हम देखें, कंधार वाला जो है, जो मैंने बताया था बाइलिंगुअल और बाई स्क्रिप्चुअल है, यहाँ पे कौन कौन सी लाइन मिली है? 13वीं और 14वीं। शायद बाकी जो लाइन होंगी 12 वो खो गई होंगी या खराब हो गई होंगी या निकालते वक्त टूट गई होंगी, जो भी रीजन रहा होगा। ऐसे सोपारा में कौन कौन सी लाइन है? सिर्फ 8 और 9th लाइन है। ऐसी सन्नाटे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 12वीं लाइन है, 14वीं लाइन है और 13वीं की जगह पे वहाँ पे एक सेपरेट एडिक्ट यहाँ भी है, अलग से कुछ अशोक के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम देखें धौली और जौगढ़, जिसको मैंने बताया था कि सेपरेट रॉक एडिक्ट है, यहाँ से 1 से 10 लाइन पूरी है, 1 से 10 यहाँ भी पूरी है, 14वीं लाइन भी है। लेकिन मैंने बताया था कि 13वीं लाइन, इन दोनों में जो धौली और जौगढ़ है, इसमें खासकर जो 12वीं और 13वीं जो लाइन है
उसको क्या किया गया है, उसको मिस किया गया है, उसको मिस जानबूझ के किया गया है, यानी कि उसको छोड़ा गया है। और 12वीं 13वीं लाइन की जगह पे क्या कर रखा है, एक नया अलग से सेपरेट एडिक्ट को जोड़ा गया है, जिसमें मैंने बताया कि उसमें उसने बोला है कि जो अशोक है वो अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा है कि सारी जो प्रजा है मेरी संतान है, जैसे मैं अपने पुत्र पुत्रियों की कल्याण की कामना करता हूँ उसी तरीके से मैं सभी लोगों के कल्याण की कामना कर सकता हूँ। यहाँ पे इसने जो 13वीं लाइन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, सबसे लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन भी है, उसको यहाँ पे जानबूझ के उसने गायब कर दिया। उसकी वो पॉलिटिकल जो एम्बिशंस है या उसकी जो राजनीतिक दूरदर्शिता है उसको वो शो कर। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैंने लिपि के बारे में बताया था कि जैसे मानसेरा और सबसे पहले जो शाहबाज गढ़ी जो पाकिस्तान में, ये यहाँ पे कौन सी लिपि का यूज़ किया गया है, खरोष्टी लिपि का यूज़ किया गया है। और प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत का मतलब लोकल लैंग्वेज, और ये पाकिस्तान में यानी कि खरोष्टी लिपि लिखने का तरीका, खरोष्टी लिपि एवं ये सब ध्यान में रखना क्योंकि ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि के बारे में मैंने बताया था कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है उसी तरीके से ये भी लिखी जाती है। बाकी जगह उसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है। सिर्फ एक ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है जो जो अभी मैंने बताया था कि कंधार वाला, कंधार में क्योंकि वहाँ पे जो ग्रीक्स हैं और उनका इम्पैक्ट था और खासकर जो ईरानी लोग हैं उनका इम्पैक्ट था, तो वहाँ पे उसने दो स्क्रिप्ट यानी ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट भी है, लैंग्वेज भी है। इसलिए मैंने बताया था कि ये क्या था, द्विलिपीय और द्विभाषीय अभिलेख है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विलिपीय एवं द्विभाषीय अभिलेख, अभिलेख बाइलिंगुअल, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाए। और बाकी जगह यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के उसने हर जगह ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और जो आपकी प्राकृत लैंग्वेज यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसका उसने यूज़ किया हुआ। तो ये आपको समझ में रखना है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 14 लाइन की 14 लाइन कहाँ से मिलती है, वो 5 जगहों से मिलती है। कहाँ पे कौन सी लिपि का यूज़ किया गया है, तो मानसेरा और शाहबाज गढ़ी में खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। कंधार में दो ग्रीक और अरामिक का यूज़ किया गया। सेपरेट ऑर्गेनिक आपके धौली और जौगढ़ है जहाँ पे 13वीं लाइन मिस है। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना कि बाकी सारे के सारे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। इस तरीके से ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था मेजर जो रॉक एडिक्ट है। अब हम देखेंगे कि जो 14 की 14 लाइन है इनके बारे में कि 14 की 14 जो लाइन है उसमें क्या क्या लिखा है। तो जैसे अगर हम देखें तो पहला जो मेजर रॉक एडिक्ट है, तो मेजर रॉक एडिक्ट में उसने खासकर क्या बताया, अहिंसा की बात करी, नॉन वायलेंस। क्योंकि जब उसने बुद्धिज्म को अपनाया तो भगवान बुद्ध का एक मेन सिद्धांत था अहिंसा, यानी कि आपको हिंसा नहीं करनी। तो उसी के बारे में उसने बताया कि मैंने क्या करा है, एनिमल जो स्लॉटर है यानी कि जानवरों की हत्या को अपने साम्राज्य में रोकने की कोशिश करी है। और मेरा जो रॉयल किचन था उसमें हर दिन बहुत सारे जानवरों को मारा जाता था, वो भी मैंने प्रतिबंध लगा दिया। उसमें अब सिर्फ 2 मोर और 1 हिरन की बलि दी जाती है, परंतु फ्यूचर में मैं चाहूंगा कि उसको भी, उस प्रथा को भी क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इस तरीके से वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सीधे सीधे अहिंसा की बात कर रहे हैं। यानी कि जो बुद्धिज्म का एक मेन प्रिंसिपल है अहिंसा, नॉन वायलेंस, उसकी बात कर रहे हैं, नॉन वायलेंस। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारा का सारा याद हो जाए। तो यहाँ पे उसने बता रखा है कि प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, बैन्स फेस्टिव गैदरिंग। फेस्टिव गैदरिंग का मतलब ऐसे जो फेस्टिवल जिसमें फिजूल का खर्च होता है उसको उसने कंडेम किया, यानी उसकी आलोचना की है। उसने कहा कि ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं जिसमें मिसयूज होता है मनी का, उसको करने से कोई फायदा नहीं होता। और उसके अलावा उसने बताया कि ओनली 2 पीकॉक्स एंड 1 डियर वर किल्ड इन रॉयल किचन ऑफ अशोका। तो पहले जो अशोका का राजकीय रसोई थी उसमें बहुत सारे जानवरों को मारा जाता था, और लेकिन अब उसने ये कहा है कि सिर्फ क्या करा जाता है, 2 मोर और 1 हिरन की बलि दी जाती है, और फ्यूचर में वो इस प्रथा को भी क्या करेगा, रोकेगा। यानी कि ही विश टू डिसकंटिन्यू दिस प्रैक्टिस ऑफ किलिंग 2 पीकॉक्स एंड 1 डियर एज वेल। यानी कि फ्यूचर में वो ऐसी प्रथा को भी रोकना चाहता है। यानी कि सिंपल सी बात है, वो किसका पुजारी हो चुका है, अहिंसा का पुजारी हो चुका है। खुद भी उसने शिकार करना छोड़ दिया था और अपनी प्रजा को भी वो इसी तरीके से संबोधित कर रहा है कि आप जो पूरे प्राणी मात्र है उससे दयालुता का भाव रखो, उस और अहिंसा की जो परिकल्पना है उसको फैलाओ। अब देखिए सेकंड जो रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट, यानी कि जो सेकंड लाइन, ये सेकंड का मतलब मेजर रॉक एडिक्ट का सेकंड का मतलब ये आप सीधे समझिए दूसरी जो लाइन है। जैसे मैंने बताया था कि 14 लाइन है, तो फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब पहली जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा है, सेकंड लाइन में क्या लिखा है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, प्रोवाइड्स फॉर केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स। तो यहाँ भी वो किसकी बात कर रहा है कि हमें पूरे प्राणी मत, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो,
सबके लिए क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। और उसने बहुत सारे मेजर्स भी किए, उसने कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए, उसके अलावा उसने बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको खुलवाया, सराय बनवाई, जिससे कि लोगों को वेलफेयर के लिए काम हो सके। इसके अलावा वो अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में भी बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जो पड़ोसी राज्यों के बारे में ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से मेजर ऑफ एडिक्ट में पड़ोसी राज्यों की बात की गई है, तो सेकंड में भी की गई है, अभी हम आगे देखें 13 में भी बात की है। तो सेकंड में उसने किस किस की बात करी है, तो सेकंड में उसने अपने जो सुदूर दक्षिण में राज्य है उनकी बात करी है। किस किस की, चोलों की बात करी है कि उसके सुदूर दक्षिण में चोल हैं, पांड्य हैं, इसके अलावा चेर है उसने, लेकिन हालांकि चेर के नाम से नहीं संबोधित किया, उसने किसके नाम से करा है, केरल पुत्र के नाम से संबोधित किया हुआ है। उसके अलावा एक है सात्यपुत्र, लेकिन आज तक सात्यपुत्र कौन थे इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इसके अभिलेखों में ये है। इसके अलावा इसने जो सिलोन है, यानी कि जिसको श्रीलंका बोलते हैं, उसको ताम्रपर्णी के नाम से संबोधित किया हुआ है, ताम्रपर्णी। इसके अलावा इसने अपने पश्चिम में जो सेल्यूसिड एम्पायर था, यानी कि जो सेल्यूकस के वंशज था, एंटियोकस सेकेंड, उसके बारे में बताया कि ये इसका पड़ोसी है, एंटियोकस सेकेंड, जो ग्रीस का किंग है। वो बोला कि ग्रीस किंग है, ग्रीस का शासक है। मतलब कहने का मतलब है कि क्योंकि सिकंदर के बाद सिकंदर ने अपने साम्राज्य को बांटा था, तो उसका एक उत्तराधिकारी जो इस वाले रीजन में था, उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। उसी के एम्पायर को सेल्यूसिड एम्पायर बोलते हैं, उसी का वंशज है ये एंटियोकस सेकेंड, जो इसका पड़ोसी। इस तरीके से अशोक क्या कर रहा है, इसमें अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में बातें कर रहा है, सुदूर दक्षिण। इससे पता चलता है कि जो इसका अंपायर था वो कहाँ से था, वो बलूचिस्तान से लेके पूरा का पूरा यहाँ बे ऑफ बंगाल और कश्मीर से लेके पूरा का पूरा इधर पूरा का पूरा जो मैसूर रीजन था यहाँ तक, इतना बड़ा साम्राज्य इसका था। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि इनके महत्व के बारे में अगर मेंस में लिखना है, तो पहला महत्व है कि अशोक के जो एम्पायर है उसके बारे में, उसके साम्राज्य की सीमाओं के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। अब देखिए हम आगे, ये सेकंड लाइन भी हमने देखा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि थर्ड लाइन, यानी कि मेजर और रॉक एडिक्ट थर्ड, इसका मतलब है तीसरी लाइन में उसने क्या लिखा हुआ है, तीसरी पंक्ति में उसने क्या लिखा है, क्योंकि टोटल 14 पंक्तियों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये वाला जो है, ये कब इसने इशू किया था, 12 साल बाद, यानी कि अपने कॉरोनेशन, यानी कि अपने राज्य के, जब उसका राज्यारोहण हुआ था उसके 12 वर्ष बाद उसने इसको इशू किया था। यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जेनोसिटी टू ब्राह्मण्स, यानी कि ब्राह्मणों के प्रति करुणा, यानी उनको दान दक्षिणा, और अपनी प्रजा से भी कह रहा है कि जो ब्राह्मण है उनके प्रति आपको करुणा का भाव रखना है, क्योंकि मेन बात है कि चाहे कुछ भी है, वो एक पढ़ी लिखी क्लास है जो अच्छे सोसाइटी में अच्छा कुछ कर सकती है। और यहाँ पे इसने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी। जैसे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस, तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है। और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है, वो 3 टाइप के ऑफिसर्स के बारे में बता रहा है। ये भी एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है। प्रादेशिक के बारे में बता रहा है, रज्जुकास के बारे में बता रहा है, युक्ता के बारे में बता रहा है। प्रादेशिक ये उसके ऑफिसर्स हैं, अभी जब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी इनका जिक्र आएगा। प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, ये 3 टाइप के ऑफिसर्स के बारे में बता रहे हैं। प्रादेशिक यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं, यानी कि लाइक जैसे कि आजकल वैसे कहेंगे डिविजनल हेड, क्योंकि जो अशोक का एम्पायर था वो डिविजन्स में था, यानी कि अशोक का जो एम्पायर था उसको प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस के बाद डिविजन्स थे। डिवीजन का मतलब जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनता है। तो ये भी एक टाइप से आईएएस ऑफिसर ही थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर इनको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा रूरल ऑफिसर्स यानी कि रज्जुकास, इनको आज के डीएम या एसडीएम से कंपेयर कर सकते हैं। और ये युक्तास क्या थे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स लाइक बाकी तहसीलदार, ये सब चीजें वो आपकी युक्ता, यानी कि जो इनको सपोर्ट करते थे, ये इनको सपोर्ट करते थे। इस तरीके से सिस्टम था। और इनसे वो अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि ये हर 5 साल में राज्य में जाएं घूम घूम के, और अशोका की जो धम्मा पॉलिसी है, जो धम्म नीति है, उसको फैलाएं। तो अपने ऑफिसर्स से भी वो ये अपने ऑफिसर्स को भी ये आदेश दे रहे हैं कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य में जाओ जहां जहां आपका एरिया पड़ता है, और वहां पे धम्मा पॉलिसी को फैलाओ। तो कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, ध्यान रखना, प्रादेशिक, रज्जुकास और युक्तास। तो ये इसके क्या है कि प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मैनेजमेंट देखते हैं। जैसे आज भी आप देखते हैं कि सीनियर आईएएस ऑफिसर जो एक बहुत बड़ा एरिया को देखता है, जिसको मंडल भी बोलते हैं या कमिश्नर्स भी बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आईएएस ऑफिसर होता है वो बहुत सारे जिलों का हेड होता है, उसके नीचे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उसके नीचे भी छोटे छोटे ऑफिसर्स। इस तरीके का सिस्टम जो आज हम देखते हैं, उसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है, उसको चलाने के लिए आपको ऑफिसर चाहिए। तो ये सेंट्रली पेड ऑफिसर्स हैं, जो जिनका जो सैलरी वगैरह होती थी वो सेंटर से पेमेंट होती है। इस तरीके से इन ऑफिसर्स की वो बात करते हैं। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 4।
तो फोर्थ में वो किसकी बात कर रहे हैं, वो धम्मा घोष की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले देखिए अशोका क्या था, उससे पहले उसको चंड अशोका बोलते थे, यानी कि अशोका बहुत क्रूअल था। लेकिन जब कलिंग वार हुई उसके बाद उसने अपने भेरी घोष को यानी कि युद्ध की नीति को परित्याग कर दिया और हमेशा के लिए उसने किस नीति को अपनाया, धम्म की नीति को अपनाया। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि जो भेरी घोष है यानी कि भेरी घोष की जो नीति है उसका परित्याग कर दिया उसने, और किसकी नीति का त्याग मतलब किस नीति को अपनाया, धम्म घोष। और आगे हम 13वें शिलालेख में पढ़ेंगे कि धम्म के माध्यम से उसने क्या करा, विदेशी जो राज्य है उन पे भी अपना काफी प्रभुत्व बनाया है। खासकर जो साउथ ईस्ट एशिया है उस रीजन में उसने अपनी जो धम्म की पॉलिसी है उससे उसने अपना प्रभुत्व बनाया है, वो सब उसके मित्र राष्ट्र बन गए। तो इस तरीके से उसने धम्म विजय की बात करी है, उसने भेरी घोष यानी कि युद्ध की नीति को छोड़ दिया। हालांकि उसने अपनी आर्मी को भी डिसबैंड नहीं किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो जैसे कहते हैं ना नो फर्स्ट यूज, भारत की एक अभी न्यूक्लियर पॉलिसी है जिसको हम नो फर्स्ट यूज बोलते हैं कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे आक्रमण किया तो हम पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन कर देंगे। इसी नीति को वो भी बता रहे हैं। और इम्पैक्ट ऑफ धम्मा इन सोसाइटी, तो ये भी बता रहा है कि समाज में धम्म का प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। समाज में धम्म का इम्पैक्ट, धम्म का प्रभाव, और वो जो इम्पैक्ट है वो क्या, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है यानी कि सकारात्मक। इस तरीके से वो कौन से लाइन में बता रहा है, फोर्थ लाइन, यानी कि फोर्थ लाइन। अब मेजर रॉकेट हिट 5 यानी कि 5वीं लाइन में वो क्या कह रहे हैं, 5th लाइन। जैसे मैंने बताया वो 10 प्लेसेस जो है उनमें सेम ही लाइन है, पहली लाइन सेम, दूसरी लाइन सेम, तीसरी लाइन सेम। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कंसर्न अबाउट द पॉलिसी टुवर्ड्स स्लेव्स, यानी कि जो स्लेव्स हैं यानी कि जो दास है उनकी पॉलिसी, उनके प्रति पॉलिसी। तो वो ये कह रहा है अपनी प्रजा से कि आपने जो दास है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना, उनको परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो दया की बात कर रहा है, क्योंकि वो जानवरों के प्रति भी करुणा की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि दासों के साथ भी आपको मिसबिहेव नहीं करना। और वो कह रहा है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, जो भी मनुष्य है वो मेरी मनुष्य है वो मेरी संतान। ऐसा ये इसमें भी बोल रहे हैं 5th में भी, और अभी मैं बताऊंगा 13वें में भी वो ऐसा ही बोलेगा। और यानी कि जो सेपरेट और एडिक्ट है कलिंगा वाला, उसमें भी वो ऐसे ही बात करेगा। इस तरीके से वो बोला। और एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या करा, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑफिसर्स जिनको धम्म महामातास बोलते हैं, महामातास, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें कि वो बता रहा है कि मैंने किसका अपॉइंटमेंट किया, धम्म महामातास का। इन धम्म महामातास का काम क्या होगा, पूरे साम्राज्य में धम्म की जो नीति है उसको फॉलो करना। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि धम्म महामातास का अपॉइंटमेंट किसने किया, अशोका ने किया है। ऐसे हम आगे देखेंगे उसने स्त्री महामातास का भी अपॉइंट किया, महिलाओं के कल्याण के लिए, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में उसका जो पर्पस था वो कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना था, जहाँ पे सभी लोग क्या रहे, सुखी रहे, है ना। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, धम्म महामातास का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जो समाज में क्या कर रहे हैं, धम्म की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं, और अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा तो उसको पनिशमेंट भी दे रहे हैं। तो ऐसा काम इनका। आगे हम देखते हैं, तो ये 5th लाइन थी। अब हम देखते हैं कि 6th लाइन में मेजर रॉक एडिक्ट 6 में वो क्या बात कर रहे हैं। तो 6th में वो बात कर रहे हैं कि जो भी ऑफिसर्स हैं, खासकर जो गुप्तचर वगैरह हैं, वो साम्राज्य के बारे में हर इंफॉर्मेशन उसको दे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो आराम भी कर रहा हो, तो स्टेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचनी चाहिए। तो यानी कि उसकी जो धम्म की नीति है वो फॉलो हो रही नहीं हो रही है, वो सारी जो सूचनाएं हैं यानी कि उसके तक पहुंचनी चाहिए। तो इस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि भाई डिस्क्राइबिंग किंग्स डिजायर टू गेट इन्फॉर्म अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल कंस्टेंटली एंड टॉक्स अबाउट वेलफेयर मेजर्स, यानी कि जो वेलफेयर मेजर्स हो रहे हैं वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, और वो लगातार उसकी जो सूचना है वो कहीं भी हो, चाहे वो आराम भी करो तब भी उसको उसके पास वो सारी सूचना पहुंचनी चाहिए। इससे पता चलता है। इसके अलावा मेजर रॉक एडिक्ट जो 7th है यानी कि जो 7th लाइन है, 7वीं लाइन, उसमें वो किसकी बात कर रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सद्भाव की बात कर, कि धार्मिक सद्भाव यानी कि जो सभी धर्म है उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मेजर में हिंदुज्म यानी ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक, ये सब लोग थे। तो वो सभी के बीच में क्या कर रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस। वो बोला कि सब कोई एक दूसरे से मिलजुल कर, इस तरीके से वो बात कर। नेक्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट 8th में बात कर रहा है अपनी धम्म यात्रा की, यानी कि 8th लाइन धम्म यात्रा की, कि वो सबसे पहले कहाँ पे गया था, वो बोध गया में गया था, जब अपना राज्य का 10वां ईयर था, यानी कि 10th रीजनल ईयर, यानी अपने शासन के 10वें वर्ष में, शासन के 10वें वर्ष में। और वहां की वो वर्णन कर रहा है इसी से, और वहां पे बोध गया और वो बोधि वृक्ष एवं बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी बात कर रहा है कि मैं बोध गया अपने शासन के 10वें वर्ष में। और यहाँ ये वही प्लेस है जहाँ पे तथागत को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो
भगवान बुद्ध के लिए जो शब्द यूज करता था वो क्या करता था, तथागत, तथागत यूज करता था। इस बार इस तरीके का क्वेश्चन आया भी था कि भगवान बुद्ध को किन किन नामों से संबोधित किया जाता था, उसमें से एक नाम तथागत भी था। अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स देखो तो कई बार पर्सनल नेम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और 20 ईयर में वो कहाँ पे किया था, लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में किया, और इसी से हमें पता चलता है कि ये क्या था, लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ तथागत, तथागत। तो तथागत का ये क्या है, बर्थ प्लेस, यानी कि भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस है लुम्बिनी नेपाल में। और यहाँ पे उसने क्या किया था, टैक्स, जो टैक्सेशन था उसको भी कम कर दिया था। टैक्स कितना कर दिया था, यहाँ पे एक हम देखें रोमन देई एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है, पिलर भी मिला है, वहाँ पे उसने जो टैक्स था उसको 1/6 से कि कितना कर दिया, 1/8। तो देखिए जो पिलर्स मतलब जो इंस्क्रिप्शन है उनसे हमें मौर्यन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी जानकारी मिलती है। पहला एम्पायर की बाउंड्री के बारे में मिलता है, उसके अलावा जैसे मैंने बताया उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो युक्ता, ये धम्म महामत्ता, इन सब से। उसके अलावा हमें ये जानकारी मिलती है कि वो उसका टैक्स कितना था, यानी कि जो मौर्य काल में जो लैंड रिवेन्यू था वो 1/6 था और 1/8 उसने वहाँ पे कर दिया था, क्योंकि ये वो बता रहा है कि ये इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ तथागत, ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। इस तरीके से अपनी धम्म यात्रा के बारे में बता रहे हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखें तो मेजर रॉक एडिक्ट, यानी कि नाइन्थ में वो क्या बता रहे हैं, यानी कि जो 9th लाइन है उसमें वो क्या लिख रहा है, वो लिख कर रहा है कंडेम्स पॉपुलर सेरेमनी, यानी कि ऐसे जो पॉपुलर सेरेमनीज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है मनी का, उनको वो क्रिटिसाइज कर रहा है, जिसमें हिंसा वगैरह होती है। वो कह रहा है कि ऐसी जो चीज़ें हैं फालतू है, इससे अच्छा तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ के पैसा वेस्ट ना करके धम्म की नीति को फॉलो करना चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट 10th में भी वो बता रहे हैं कि वो बता रहा है कि जैसे लोग होते हैं अपनी पर्सनल ग्लोरी यानी अपना पर्सनल फेम वगैरह चाहते हैं, उसको छोड़ के उन्होंने क्या करना चाहिए, धम्म का पालन करना चाहिए। तो खासकर जो अगर हम देखें 10th लाइन में, तो वो उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत प्रसिद्धि की कामना करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें बेकार है, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप धम्म की पॉलिसी को अपनाओगे उससे आपको क्या होगा, जो मुक्ति मिल जाएगी इस संसार से। आगे मेजर रॉक एडिक्ट जो आपका 11th है उसमें वो किसको बता रहा है, धम्मा प्रिंसिपल्स। तो धम्म के जो सिद्धांत, धम्म के सिद्धांत, इनका वो विस्तृत वर्णन कर रहा है। ये मैं एक सेपरेट लेक्चर में लूंगा जो धम्मा पॉलिसी है अशोका की, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको हम जो धम्मा की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको, या धम्मा पॉलिसी, उसको मैं एक सेपरेट लेक्चर हाफ आवर का होगा उसमें हम देखेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखना कि धम्मा प्रिंसिपल्स क्या थे। उसमें नॉर्मल सी बात थी, जैसे मैं बताया, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, अच्छे से जीवन यापन करना, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी बातें उसमें थी, उसको हम देखेंगे। जो मेजर रॉक एडिक्ट है 12th, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा है, जैसे रिलीजियस टॉलरेंस पीछे भी उसने बात करा था, तो यहाँ भी वो धार्मिक जो अलग अलग सेक्ट है उनके बीच में वो क्या कर रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सद्भाव की बात कर रहा है, धार्मिक समन्वय की बात कर रहा है। इसको बोला जाता है धार्मिक सद्भाव, जो कि आज के भारत की भी पॉलिसी है। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था, धर्म महात्मा मंतास का अपॉइंटमेंट किया था, तो यहाँ पे वो स्त्री महामातास का अपॉइंट कर रहा है। स्त्री महामातास का अपॉइंटमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको स्त्रियों का भी कल्याण करना है, इसलिए वो रॉक एडिक्ट सेकंड। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्त्री महामातास का अपॉइंटमेंट किस मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया, तो वो आपका 12th। ठीक है, अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रॉक एडिक्ट है वो 13 है। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो रॉक एडिक्ट है वो कौन सा है, वो आपका 13 है, सबसे बड़ा। और ये 13 ही वाला मैंने बताया था कि ये धौली और जौगड़ से गायब है, जिसमें कलिंगा वार के बारे में बताया कि कलिंगा वार, उसने कलिंगा वार को लड़ा था कब, 261 BCE में। और यहाँ पे वो बताते हैं कि काफ़ी क्या हुआ था, डिजास्टर हुआ था। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग करीब बंदी बनाए गए, स्लेव बनाए गए, उसके अलावा कई लोग डिस्प्लेस हुए। इसको देख के जो अशोका था उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने धम्मा की पॉलिसी को अपना। इस तरीके से कलिंगा वार के बारे में बता रहे हैं, और वो अपनी युद्ध की नीति को यहाँ पे छोड़ दिया उसने, ये सब बता। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि उसने जो धम्मा से था विक्ट्री की थी, कहाँ कहाँ पे, अपने पड़ोसी राज्यों में। जैसे जो सेकंड इंस्क्रिप्शन था मेजर, उसमें उसने अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में बता रखा, लेकिन यहाँ पे उसने बताया कि उसकी जो धम्मा की पॉलिसी का इम्पैक्ट था वो विदेशी राज्यों में पड़ा, और बहुत सारे जो राज्य थे उन्होंने उसको अपना, उनकी लिस्ट दी है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सदर्न किंगडम का नाम हमने अभी पढ़ा था, जैसे चोला, उन्हीं को बता रहा दोबारा से, चेरा, पांड्या, सात्यपुत्रा, और उसके अलावा ताम्रपर्णी, इन सब के बारे में बता रहा है कि ये, जैसे मैंने बताया था, सेकंड में भी बता रखा है और इसमें भी बता रखा है।
फिर ग्रीक एंटियोकस सेकंड, जिसको भी हमने बात करा था। सेल्यूसिड एम्पायर, जो मैंने बताया कि सेल्यूकस का जो एम्पायर था, सेल्यूसिड एम्पायर बोलते हैं इसको। सेल्यूकस का नाम आपने सुना है। सेल्यूकस का जो साम्राज्य था उसी के वंश से था एंटियोकस सेकंड। वहां भी उसने धम्म के प्रभाव को फैलाया इजिप्ट तक, यानी कि मिस्र तक। मिस्र का जो राजा है, मिस्र का टॉलमी द सेकंड, टॉलमी फिलाडेल्फस भी बोलते हैं इसको, टॉलमी सेकंड, यहाँ तक धम्म का प्रभाव है। एंटियोगोनस गोनाटस और मैसिडोनिया, जहाँ से सिकंदर आया था। तो एंटियोकस नाम से ध्यान में रखना, एंटियोकस गोनाटस कहाँ से, गोनाटस कहाँ से, इजिप्ट से, मिस्र से, सॉरी मैसिडोनिया से, जहाँ से सिकंदर आया था वहाँ तक उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, यानी कि मेडिटेरेनियन सी। मगास आइडेंटिफाइड विद मगास ऑफ सीरिन, सीरिन का मतलब सीरिया, सीरिया का कोई शासक है जिसका नाम क्या है, मग। उसके अलावा एलेक सुदालिया, जिसको अलेक्जेंडर वन बोलते हैं, ईपीरस, ईपीरस का मतलब साइप्रस, तो साइप्रस का अलेक्जेंडर वन, वहां तक। तो इन पूरे जो राज्य हैं उन राज्यों तक उसने धम्मा की पॉलिसी के बारे में बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा नहीं है आठविक किंगडम्स, आठविक कुछ जंगली राज्य थे उनके बारे में बता रहा है। आठविक किंगडम्स यानी कि आठविक राज्यों तक भी उसने अपनी जो धम्मा पॉलिसी है, इसको भी किसी एग्जाम में एक बार पूछा गया, तो यहाँ तक उसने अपनी जो धम्मा पॉलिसी है उसको पहुंचा है। तो इसमें कलिंगा वार और जो धम्मा पॉलिसी है उसके बारे में काफी डिटेल में क्या करा है, बताया गया। इसको आपने ध्यान से देखना। तो इन सारे राजाओं के नाम में ध्यान रखना। चोल चेर पांड्य तो आपने सुना ही है, किसका नाम, एक एंटियोकस सेकंड जो सेल्यूसिड एम्पायर का है, अब टॉलमी द थर्ड, सॉरी टॉलमी थर्ड या टॉलमी फिलाडेल्फस भी इसको बोलते हैं, कहाँ से है, इजिप्ट से है, इजिप्ट का शासक है। और एंटीगोनस गोनाटस मैसेडोनिया, जहाँ से सिकंदर आया था वहाँ का शासक है। मगास सीरीन यानी कि सीरिया का, आज का सीरिया, और साइप्रस, यानी कि यहाँ तक इसका इम्पैक्ट था, यानी कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया और पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी तक इसकी जो धम्मा पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट, यानी कि इतनी बड़ी विजय, अपने इतना सा बड़ा साम्राज्य तो है और इनडायरेक्टली उसने क्या करा, इतनी बड़ी जो रीजन था उसको अपने धम्मा में कंट्रोल कर लिया। इस तरीके से उसका जो प्रभाव था लगभग बहुत बड़े एरिया पे, विश्व के बड़े रीजन पे था। जैसे मैंने आपको शायद अशोकावदान की एक स्टोरी बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा लेने गए थे और ये बच्चे खेल रहे थे, उसमें अशोक भी छोटा था, उसने भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र पे मिट्टी डाल दी। तो बाकी सब लोग तो जो बौद्ध भिक्षु थे वो अचंभित रहे, लेकिन भगवान बुद्ध मुस्कुराए। तो आनंद जो उनका एक क्लोज शिष्य था, क्लोज डिसिपल था, उसने पूछा कि आप मुस्कुराए क्यों। तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म के 200 साल बाद ये बच्चा पाटलिपुत्र में जन्म लेगा और ये एक महान साम्राज्य की स्थापना करेगा और मेरे जो धम्म है उसको पूरे विश्व में फैलाएगा। तो उनकी भविष्यवाणी सही भी हुई और अशोक ने वो किया। तो ये जो कहानी है, एक बुक है अशोकवदान बोलते हैं, उसमें ऐसी बात बुक को लिखा है। तो ध्यान रखिएगा अशोकवदान, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं फिर 14 में उसने बता रखा है कि कहाँ कहाँ उसने इन इंस्क्रिप्शन को लगवाया। वैसे तो अभी तक लगभग अगर हम टोटल इंस्क्रिप्शन उसको देखें तो मेजर माइनर सबको मिला के तो लगभग ऐसे 37 से 38 प्लेसेस है जहाँ से वो मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसने ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन करवाए थे। कहा जाता है कि हालांकि वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोला हो कि 84,000 तो उसने स्तूपी बनाए थे, बट इतना बड़ा फिगर तो खैर पॉसिबल नहीं है शायद, बट फिर भी ऐसा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर उसमें लिखा जाता है। लेकिन मैंने बताया कि 37-38 प्लेसेस है जहाँ से ये सब मिला। तो ये उसने बताया कि कहाँ कहाँ उसने प्लेस किया था ये सब चीज़। और एक जो मैंने अभी सन्नाटी के बारे में बताया था, सन्नाटी वो उसी के पास एक कंगनहल्ली इंस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में के लिए पूछा भी गया अभी यूपीएससी में। कंगनहल्ली अभिलेख है। इस अभिलेख में देखिए क्या है कि ये अभिलेख इसलिए खास है कि अशोक का कहीं पे नाम, जैसे 4 जगह अभी हम आगे पढ़ेंगे, मास्की, निट्टूर, उद्दीगुलम और गुजरा एमपी में, वहाँ पे अशोक नाम मेंशन, और बाकी जगह उसको देवनाम पी है या प्रियदर्शी के नाम से मेंशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अशोक नाम तो है ही इस वाले इंस्क्रिप्शन में, साथ साथ में उसका क्या है, स्कल्पचर भी, स्कल्पचर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कल्पचर मतलब मूर्ति भी। अशोक को उसकी रानियों के साथ दिखाया, कहीं भी किसी भी अभिलेख में अशोक का स्कल्पचर नहीं मिलता, तो यहाँ पे अशोक का स्कल्पचर है, उसको उसकी रानियों के साथ दिखाया हुआ है, साथ में उसका नीचे नाम भी मिलता है। और वहाँ पे अशोक को रायनो अशोका, ये यूपीएससी ने पूछा है, क्या पूछा है, क्या उसको बोला गया, रानियो अशोक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रानियो अशोक। रानियो अशोक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंगनहल्ली इंस्क्रिप्शन मास्क, ये सन्नाटी के पास ही है, सन्नाटी कर्नाटका में,
उसी के पास एक इंस्क्रिप्शन मिला है, ये लेटेस्ट डिस्कवरीज में आते हैं, जहाँ पे अशोका को रानी अशोका बोला गया है। वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अशोका की मूर्ति मिली है, स्कल्पचर मिला है, और उसमें उसका नाम भी मेंशन, और अधिकतर जगह पे उसको देवनाम पी या पिदस्सी मेंशन किया। अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके मेजर रॉक एडिक्ट। और मेजर के अलावा फिर मैंने बताया था कि माइनर रॉक एडिक्ट भी है। जैसे मेजर में मैंने बताया था कि 14 लाइन है, लेकिन उसके अलावा माइनर का मतलब छोटे हैं साइज में, और किसी में 1 लाइन है, किसी में 2 लाइन है, किसी में 3 लाइन है। 3 लाइन तो सब सिर्फ एक ही जगह पे मिली है, तीनों की 3 लाइन, जिसको भाबरू बोलते हैं। बाकी जगह पे किसी में 1 लाइन है, किसी में 2 लाइन है। तो जैसे मैंने बताया कि मेजर और रॉक एडिक्ट आपको 10 प्लेसेस से मिले हैं, और उसमें कितनी लाइन है, 14 लाइन है। माइनर में कितनी लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन है, और ये भी भारत के अलग अलग हिस्सों से मिले। तो इनको हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर 3 नंबर्स, यानी कि सिंपल सी मतलब है 3 नंबर्स का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि कितनी है, 3 पंक्तियां हैं इसमें, मैक्सिमम 3 पंक्तियां, 3 पंक्तियां। और ये इनका नाम क्या है, माइनर, यानी कि लघु शिलालेख। नाम से समझ में आ रहा है, लघु यानी कि साइज में छोटे, लघु शिलालेख, यहाँ पे ये लघु शिलालेख है। और अक्सर ये जितने भी शिलालेख हैं ये आपके सदर्न इंडिया में ज़्यादा है, यानी कि अगर कर्नाटका में देखोगे सबसे ज़्यादा है। अभी हम पूरे लिस्ट को देखेंगे, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, बाकी और भी प्लेसेस है, लेकिन कर्नाटका में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा ये है। और अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया कि अधिकतर में क्या है कि 1 या 2 लाइन है, 3 लाइनें अगर हम देखेंगे, तीनों की जो 3 लाइन है वो ये वाले में भाबरू, या जिसको बैराट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, भाबरू या बैराट, क्योंकि यहाँ से अशोका की जो धम्म संघ बुद्धम, कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और तो वो सब बातें यहाँ पे की है, यानी कि अशोक एक्सेप्ट कर रहा कि मैं बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पे उसने अपने आप को मगधाधिराज यानी कि मगध का जो शासक है वो भी मेंशन किया। तो अगर हम इनकी लिस्ट को देखेंगे तो जैसे अगर हम देखें तो दीज आर 3 नंबर्स, यानी कि 3 पंक्ति में, और बहुत सारे प्लेसेस से मिले। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे लंपक, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लंपक, लंपक कहाँ पे, अफगानिस्तान में। उसके अलावा अगर हम देखें बहापुर, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली के बहापुर में। इसके अलावा सासाराम, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, बिहार में सिचुएटेड है सासाराम, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अहरौरा यूपी में है, अहरौरा यूपी में है। और इसके अलावा ये एमपी गुज्जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है गुज्जरा, क्योंकि यहाँ से अशोक का नाम मिलता। रूपनाथ भी है, एमपी में ही है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पानगुरेरिया, ये सब नाम ध्यान में रखिएगा, पानगुरेरिया कई बार मैच द फॉलोइंग के लिए भी आ जाते हैं, खासकर पीसीएस में, ये एमपी में। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे तो 2 हैं, राजूला, राजूला, और एक है एरागुड्डी। देखो एरा जो गुड्डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरागुड्डी भी बोलते हैं इसको, एरागुड्डी। तो एरागुड्डी एक्चुअल में क्या है कि ये यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज हुई है, जो लिपि यूज हुई है, वो यूनिक है। यूनिक का मतलब जो हड़प्पन लिपि थी, हड़प्पन लिपि का मतलब जिसको बूस्ट्रोफिडोन बोलते हैं, बूस्ट्रोफिडोन। मैं एक लेक्चर या अलग से लूंगा लिपि वाले पे, उसमें आप समझिएगा। बूस्ट्रोफिडोन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये क्या होगा, राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, राइट टू लेफ्ट, और फिर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, ऐसे। तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू, ऐसे करके इसको बूस्ट्रोफिडोन बोलते हैं। तो ये कहाँ से मिला, एरागुड्डी से, ऐसी स्क्रिप्ट मिली। क्योंकि बाकी जगह तो अक्सर आप देखोगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही मिलेगी। बस अफगानिस्तान साइड और आपका जो पाकिस्तान साइड है वहाँ पे खरोष्टी और अलग अलग मिलेगी। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो प्लेसेस मैंने बताया वो कहाँ से मिले, कर्नाटका से। तो कर्नाटका में से बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे सुवर्णगिरी, फिर उसके बाद मास्की, इंपॉर्टेंट है, अशोक का नाम मिलेगा। निट्टूर, अशोक का नाम मिलेगा। उदीगुलम। तो ये 3 प्लेसेस हैं जहाँ से कहा किसका नाम मिलेगा, अशोक का नाम। अदरवाइज उसको देवनाम पी बोला गया। एक है गुजरा, यहाँ से भी किसका नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है, अशोक। बाकी जगह से अशोक नाम नहीं मिलता, वहाँ पे देवनाम पी या पीएससी उसको मिलेगा। इसके अलावा ब्रह्मगिरी इंपॉर्टेंट है, फिर सिद्धपुरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जतिंग रामेश्वर, ये भी वहाँ से मिला है। फिर पालकी गुंडू, गावी मठ, इसको मैं लिख भी देता हूँ हिंदी में, पालकी गुंडू गावी मठ, ये भी कर्नाटक। तो कई बार जब प्लेस मैच करने के लिए आते हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें से मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बैराट है, और जितने भी अगर हम माइनर रॉक एडिक्ट बोलेंगे तो सबसे लंबा ही ये है। इसमें 3 लाइनें, बाकी जगह पे 1 या 2 लाइन आपको मेंशन है। अब देखिए इनमें से हम इंपॉर्टेंट को देखते हैं। जैसे 4 जगह मैंने बताई थी जहाँ से आपको अशोक नाम मिलेगा, बाकी जगह आपको, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जगह, क्योंकि देखिए जब जेम्स प्रिंसेप ने जब खुदाई करी थी, मतलब सॉरी इसका डेसिफर किया था, यानी कि जब इसकी
इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो बार बार एक नाम आ रहा था, देव नाम पियदस्सी, तो वो समझ नहीं पाया कि ये कौन है देव नाम पियदस्सी। तो बहुत समय तक ऐसे ही रहा। बाद में फिर जो श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है, दीपवंश और महावंश, उसमें भी देव नाम पी और पियदस्सी लिखा हुआ था। तो फिर लगा कि हाँ ये कोई भारत का ही राजा होगा। पहले माना जाता था कि श्रीलंका का राजा होगा, तो फिर माना जाता कि भारत। फिर जब ये 4 प्लेसेस पे खुदाई हुई, मतलब यहाँ पे जब वो निकले आपके रॉक एडिक्ट निकले, माइनर रॉक एडिक्ट, और वहाँ पे अशोक नाम आया, फिर क्लियर हुआ कि ये नाम और वो नाम सेम है, यानी कि अशोक मौर्य है और वही जो अशोक है वो देवनामपी और पियदस्सी अपने आप को बोल रहा है, यानी कि देवताओं का प्रिय। पियदस्सी का मतलब हो गया, और सॉरी देवनामपी का मतलब देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी का मतलब जो अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से देखता है वो राजा। तो ये कौन कौन से रॉक एडिक्ट हैं जहाँ से यानी कि जो अशोक का नाम मिला है, तो वो अशोक का पर्सनल नाम मिला है, तो कौन कौन से? मास्की, नेट्टूर, इन नाम को ध्यान में रखना, नेट्टूर, उदीगोलम और आपका गुज्जरा एमपी में है, और बाकी तो तीनों के तीन कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे कर्नाटका में। तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, बहुत ध्यान से रखना, अशोका का नाम, ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मास्की वाला है, मास्की के बारे में ध्यान रखना है, इसको एक आपके आर्कोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट बीडेन, उन्होंने 1915 में इसको डिस्कवर किया था। और यहाँ पे अशोका ने अपने आप को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य का मतलब शाक्य भगवान बुद्ध का क्लान था। इससे भी पता चलता है कि जो वो क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और जो ईराकुड्डी माइनर रॉक एडिक्ट है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये क्या है? स्टेप लाइक हड़प्पा। यहाँ पे क्या है? हड़प्पा के समान लिपि, हड़प्पा के समान लिपि है। और हड़प्पा की जो लिपि है उसको क्या बोला जाता है? अभी मैंने पीछे बताया था, उसको बोला जाता है बूस्ट्रोफिडोन का मतलब ये यूनिक है, इसलिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया, पहले ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे लिखा गया, यानी कि पहले राइट टू लेफ्ट लिखा गया, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू ऐसे करके लिखा गया, इसको बूस्ट्रोफिडोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एरारगुड्डी माइनर रॉक एडिक्ट, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश। तो ये थे आपके माइनर रॉक एडिक्ट। आगे और भी देखते हैं। हाँ, बेराड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेराड भाबरू रॉक एडिक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर रॉक एडिक्ट है। और मैंने बताया था कि जितने भी माइनर रॉक एडिक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें तीनों की 3 लाइन मेंशन है, बाकी जगह ये किसी में 1 लाइन मेंशन है या किसी में 2 लाइन मेंशन है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि ये जयपुर के पास है, राजस्थान में, और इसमें क्या है? तीनों, यानी कि तीसरी लाइन भी है, यानी कि पहली लाइन भी है, दूसरी लाइन भी है और तीसरी लाइन भी है। क्योंकि बाकी जितने भी थे मैंने बताया था उसमें किसी में 1 लाइन है, किसी में 2 लाइन है। और इसको किसने खोजा था? इसको कैप्टन बर्ड ने खोजा था। कब? कई बार पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखें। कैप्टन बर्ड ने खोजा था कब? 1840 इसको खोजा था। और यहाँ पे क्या कर रहा है? अशोकास एक्सेप्टेंस ऑफ किसका? जैसे मैंने पहले बताया था, बुद्ध धम्म संघ, यानी कि अशोक बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इससे पता चलता है कि अशोक किसको अपना रहा है? बौद्ध धर्म को अपना रहा है। क्योंकि पहले था कि पता नहीं उसने बुद्धिज्म को अपनाया था नहीं अपनाया था, बट यहाँ से क्लियर है कि क्योंकि पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बुद्धिज्म को अपनाया, तो ये यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पे वो कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में बता रहा है जो कि मॉन्क्स को और जो नए लेमेंस है, यानी कि जो नए श्रद्धालु हैं, उनको पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यहाँ पे उसने अपने आप को क्या बोला? पियदस्सी, यानी कि जो अपनी प्रजा से क्या करता है? प्यार करता है, ऐसा अशोका। और यहाँ पे उसने, जैसे मैंने बताया था कि उसने अपने आप को क्या बताया? मगध का राजा, यानी कि उसने अपने आप को लिखा है मगधाधिपति, यानी कि मगध का शासक, अपने आप को उसने लिख लिया। इस तरीके से इसके ध्यान में रखना, बेराट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आपका माइनर रॉक एडिक्ट। तो हमने किस किस को खत्म कर लिया? हमने रॉक एडिक्ट को सारे खत्म कर लिया, जिसमें हमने मेजर, सेपरेट और माइनर सबके बारे में पढ़ा। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको भी हम देखा। अब हम जाते हैं पिलर एडिक्ट। तो देखिए जो पिलर एडिक्ट है उनकी खास बात है कि ये इसको बोला जाता है मास्टर पीस ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि मॉडर्न आर्ट का एक बेहतरीन नमूना, पूरे विश्व के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हमें इतने अच्छे उसने पिलर बनाए कि जो भारत का नेशनल एम्बलम है वो भी सारनाथ पिलर से ही लिया गया। और इन पिलर की कुछ क्वालिटी है, हालांकि इसको हम आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम इसको एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए जो ये पिलर एडिक्ट्स हैं, क्योंकि इसने मेजर और माइनर 2 कैटेगरी में, मैंने उसको बताया था कि मेजर भी है माइनर भी है। मेजर में ज़्यादा लाइन है, इसमें कम। एवरेज हाइट इसकी 40 फीट है, वो हम देखेंगे। और ये देखिए
अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एक ही चट्टान को चुनार स्टोन को काट के बनाया गया। मोनोलिथिक है यानी कि एकाश में ऊपर से सिर्फ जो एनिमल कैपिटल है, क्योंकि किसी न किसी को किसी जानवर को जोड़ा गया है। जैसे वैसे कहते हैं कि जो अशोक के पिलर हैं वो जो अखेमेनियन अंपायर था वहाँ से इंस्पायर थे, बट उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अखेमेनियन जो पिलर्स हैं वो उनका जो क्वालिटी है वो इसके मुकाबले बहुत हल्की है, और वो खासकर क्या है कि वो किसी बिल्डिंग से एसोसिएटेड है। बट ये क्या है, फ्री स्टैंडिंग, यानी कि किसी ओपन एरिया में इनको गाड़ दिया गया था सीधे सीधे। और यहाँ से अशोक क्या कर रहा है, अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है, अपनी प्रजा को मैसेज को कन्वे कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे उसको चट्टान मिली थी वहाँ पे उसने चट्टानों में कर दिया, जहाँ पे नहीं मिला उसने उसको पिलर्स में गाड़ दिया, यानी कि मेन चौराहों पे मेन जो एरियाज थे जहाँ से लोग काफ़ी गुजरते थे जिससे कि लोग उसको पढ़ पाए, तो इस ऐसे एरियाज पे उसने इनको गाड़ा। अब देखिए जो पिलर एडिक्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया कि मोनोलिथिक एकाश में, साफ्ट का मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। और ये किसको काट के बनाया गया, चुनार सैंडस्टोन। चुनार सैंडस्टोन की खास बात की है कि ये लंबे टाइम तक शाइन करता है। अभी भी आप अगर इन पिलर्स पे देखोगे तो आपको अपनी परछाई से दिखेगी। इससे पता चलता है कितने समय बाद, लगभग 2500 साल पहले से आज तक इनकी जो शाइनिंग है वो एज इट इज। इसके अलावा यहाँ पे एक एबाकस रखा है। एबाकस का मतलब जिसके ऊपर मैंने बताया था एनिमल कैपिटल को जोड़ा है, क्योंकि उसने हर जगह किसी न किसी जानवर को जोड़ा है। जैसे अखेमेनियन पिलर की बात करें तो वहाँ पे किसी इंसान के कैपिटल को जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे इसने क्या करा, जानवरों को जोड़ा है, यानी कि एनिमल कैपिटल। एनिमल्स में जैसे किसको, खासकर जैसे हाथी को, एलिफेंट जो भगवान के बुद्ध के बर्थ को शो करता है। इसके अलावा कई जगह पे लायन को, कहीं पे सिंगल लायन है, कहीं पे बुल को जो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। इस तरीके से कोई ना कोई जो जानवर है उसको उसने क्या करा, उसके ऊपर प्लान किया। कई जगह तो नहीं मिले क्योंकि हो सकता है टूट गए हो, लेकिन अधिकतर जो मिले हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, कई बार पूछते हैं। जैसे रामपुरवा बैल मिला है, सकिनसा एलिफेंट मिला है, लायन तो बहुत जगह से मिला, लेकिन जो फेमस वाला है 4 लाइन वाला वो सांची से भी मिला है, और सारनाथ को हमने अपना नेशनल एम्बलम बनाया है। तो ये इस तरीके से एनिमल कैपिटल को ऊपर जोड़ा जाता है। और जिसमें एनिमल कैपिटल रखा जाता था उसको एबाकस बोलते थे। एबाकस का मतलब जो एबाकस होता था ये था सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस ऑन विच एनिमल इज प्लेस्ड। जब जानवर के जो कैपिटल था उसको रखा जाता था उसको एबाकस बोलते थे। ये इन्वर्टेड लोटस है, और लोटस यानी कि अधोमुखी कमल, ज्ञान का प्रतीक, अधोमुखी कमल। ये ऊपर डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छे से शानदार तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से ये पिलर्स थे। एवरेज हाइट जैसे मैंने बताया कि 40 फीट के आसपास। तो इसमें भी 2 कैटेगरी है, मेजर और माइनर। मेजर का मतलब जिसमें 7 लाइन लिखी है उनको मेजर बोलते थे, जिसमें कम लाइन लिखी है उसको माइनर बोलते थे। तो हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब देखिए मेजर पिलर एडिक्ट, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट था जिसमें 14 लाइन थी, उसी तरीके से मेजर पिलर एडिक्ट है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वृहद स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख ये कितने हैं, इसकी जो थीम है इसमें किसकी चीज के बारे में बताया, मेनली धम्मा के बारे में बताया, यानी कि धम्मा जो पॉलिसी है अशोका की उसके बारे में। और इसमें मैंने बताया था कितनी लाइन है, 7 लाइन। बट सारी जगहों से 7 लाइन नहीं मिली, सिर्फ एक ही जगह दिल्ली टोपरा जहाँ से 7वीं लाइन मिली है। ये जो 7वीं लाइन मिली है वो दिल्ली टोपरा से मिली। अभी मैं टोपरा का मतलब बताऊंगा क्या है। टोपरा एक्चुअल में अंबाला के पास एक गाँव है जहाँ से ये रिकवर हुआ था, उसके बारे में। बाकी सारी जगहों पे 6 लाइन है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 7 की 7 लाइन सिर्फ कहाँ पे, दिल्ली टोपरा में। तो दीज आर 7 इन नंबर। 7 इन नंबर का मतलब इसमें कितनी लाइन है, 7 लाइन लिखी है, 7 पंक्ति लिखी है, और ये 7 डिफरेंट प्लेसेस से मिले। 7 ही लाइन है और कहाँ से मिला, 7 डिफरेंट प्लेसेस। इसको ध्यान में रखिएगा। 7 प्लेसेस कौन कौन से हैं, कंधार जहाँ से लगभग बहुत सारी चीज मिली, दिल्ली में 2 जगह जैसे टोपरा और मेरठ। एक्चुअल में ये टोपरा और मेरठ, टोपरा जैसे मैंने बताया कि अंबाला के पास एक गाँव है अंबाला, और ये मेरठ में था। इनको दिल्ली कौन लेके आया, तो इनको जो दिल्ली लाने का काम किया वो एक मेडिवल हिस्ट्री में एक रूलर होगा दिल्ली सल्तनत का जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक कहते हैं कि शिकार खेलने गया था, उसको बड़े अच्छे लगे तो वो उठा के कहाँ पे ले आया, दिल्ली पे आया, और दिल्ली पे उसने प्लान कर दिया। तो एक आपका महरौली के पास और एक आपका फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के पास। तो यहाँ पे ये टोपरा यानी कि अंबाला में था और एक दिल्ली मेरठ वाला था। मैंने बताया था कि जैसे अशोका के जो रॉक थे उसमें सबसे पहला गिरनार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और ये टोपरा को भी किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। पहला पिलर था जिसको किसने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जेम्स प्रिंसेप। और सबसे पहले जितने भी पिलर थे उसमें जो खोजा गया था वो कौन सा वाला खोजा गया था, मेरठ वाला। तो मेरठ वाला ये फिलेंथर ने खोजा गया था। फिलेंथर अभी आगे आ जाएगा। फिलेंथर एक अंग्रेज है, 1750 में इसने इसको खोज की थी मेरठ वाली। लेकिन पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप ने टोपरा वाला। इस तरीके से कई बार पूछा जाएगा कि पहला
जो मेजर पिलर एडिक्ट है वो कौन सा खोजा गया था, तो इसमें ध्यान रखिएगा फिलेंथर महोदय ने खोजा था 1750। इसके अलावा बिहार में 3 है, जिसमें कि लौरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो रामपुरवा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामपुरवा में आपको सिंगल लायन भी मिलेगा, सिंगल लायन, और यहाँ पे एक सिंगल बुल भी मिलेगा। बुल बुल वाला में अगर आप ध्यान रखिएगा इसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई अभिलेख इसमें लिखा हुआ नहीं, जबकि जो लायन वाला है उसमें अभिलेख लिखा हुआ है। ऐसी लौरिया जो अराराज है, लौरिया नंदनगढ़, उसमें भी सिंगल लाइन है। कौशाम्बी जो प्रयाग वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। इसको मैं अभी सेपरेट आगे पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्रयाग प्रशस्ति क्यों बोला जाता है, क्या है इसका पूरा, इसमें अलग से मेंस भी क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से बिहार में 3 है, ये यूपी में हो गया प्रयाग के पास, ये कंधार अफगानिस्तान में हो गया, दिल्ली में 2। तो 7 लाइन 7 प्लेसेस, लेकिन मैंने बताया 7वीं लाइन सिर्फ कहाँ पे, वो टोपरा में, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। इनके नाम टोपरा और मेरठ, क्योंकि एक्चुअल में टोपरा में था अम्बाला में, और एक मेरठ में था, और इसको फिरोज शाह तुगलक जब शिकार खेलने गया था उसको पसंद आया तो वो दिल्ली में ले आया। ऐसे 2 और भी हैं, मतलब एक ही पिलर है लेकिन वो टूटा हुआ, उसको हम आगे अभी डिस्कस करें। अब देखिए मेजर पिलर एडिक्ट मैंने बताया कि 7 जगह से मिले थे, और इसमें कितनी कितनी लाइन है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो दिल्ली टोपरा वाला है, दिल्ली टोपरा वाला, इसमें 7 की 7 लाइन है, 7 लाइन्स। इसके अलावा और किसी भी जो मेजर पिलर एडिक्ट है उसमें 7 लाइन है, सब में 6 की 6 लाइन है। और मैंने बताया था इसको किसने डेसिपर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, यानी कि इसको पढ़ने का काम सबसे पहले किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इंपॉर्टेंट इस जो पिलर है इसमें 2 और भी बातें बताई गई हैं। जैसे इसमें एक 12th सेंचुरी का जो रूलर है उसका नाम है विग्रहराज चौहान, ये चौहान वंश का रूलर था विग्रहराज चौहान। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ जानकारी दी गई है, और इसमें क्या है, पर्शियन लैंग्वेज में भी कुछ लिखा हुआ है, फारसी जो लिपि है उसमें भी कुछ लिखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने दिल्ली मेरठ वाला बताया था, ये मेरठ में था, इसको भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में लाया था। इसको किसने खोजा था, टी पैंथर ने, ये टी पैंथर जिसका नाम मैंने लिखा था, टी पैंथर, इसने 1750। तो पिलर्स में सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी। पढ़ाया किसको गया था, दिल्ली टोपरा को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मेजर रॉक एडिक्ट में सबसे पहले किसको पढ़ा था, तो कंधार वाले, उसको भी ध्यान में रखना है। तो कंधार वाला तो पता है। रामपुरवा में जैसे मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिंगल लाइन भी मिलेगा और सिंगल बुल भी मिलेगा। तो सिंगल लाइन में तो इंस्क्रिप्शन है, बट इसमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, कोई अभिलेख नहीं लिखा है इसमें। 2 मिले यहाँ से। और जो लौरिया नंदनगढ़ है इसमें एक शेर है, सिंगल लाइन है, और यहाँ पे 2 इंस्क्रिप्शन है। एक तो औरंगजेब का इंस्क्रिप्शन है, औरंगजेब ने कुछ लिखा है इस पे, और एक कोई अंग्रेज है जिसका नाम रूबेन बैरो है, रूबेन बैरो, उसने कुछ लिखा है। तो ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा। और फिर कौशाम्बी है प्रयाग वाला, इसके बारे में हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है, तो अभी मैंने उसको छोड़ दिया। इस तरीके से ये ध्यान में रखिएगा, दिल्ली टोपरा जो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, दिल्ली मेरठ जिसको सबसे पहले फिलेंथर ने 1750 में खोजा था, ये दोनों, एक अम्बाला में टोपरा के गांव में था जिसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया, दूसरा मेरठ में था जिसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में ले आया, और बाकी सब इम्पोर्टेंट। आगे हम देखते हैं मेजर पिलर एडिक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेजर रॉक एडिक्ट में 7 लाइन थी, सॉरी मेजर रॉक एडिक्ट में 14 लाइन थी, इसमें 7 लाइन। तो 7 की 7 लाइन में क्या है, अक्सर सारी की सारी धम्मा के बारे में है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि धम्मा के बारे में इसमें बताया। तो फर्स्ट लाइन जो थी उसमें क्या लिखा है, पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, अशोका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हिज पीपल, यानी कि अशोक अपने जो प्रजा है उसके प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। जैसे कि वो कहता है कि मैं जैसे अपने बच्चों के कल्याण के लिए काम करता हूँ वैसे मैं अपनी प्रजा के लिए काम करता हूँ। दूसरा जो लाइन है उसमें उसने लिखा है धम्मा कंपैशन प्योरिटी, यानी उसने धम्म की बात की है, करुणा की बात करी है, प्योरिटी पवित्रता की बात करी कि आपको अपना जो जीवन है वो पवित्रता से जीना है। थर्ड वाली जो लाइन है उसमें उसने लिखा है कि अवॉइडिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रूलिटी सिन एंड एंगर अमंग हिज सब्जेक्ट, यानी कि उसने क्रूरता, पापों की और गुस्से की सब चीज़ों को छोड़ने की वकालत की है इस वाले में। फोर्थ वाले में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रज्जुकास, रज्जुकास मैंने बताया था कि ये एक टाइप से रूरल ऑफिसर थे, रूरल ऑफिसर्स जैसे आज डीएम और एसडीएम होते हैं उसी टाइप से, जो जिलों में काम करते थे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके जो दायित्व है उनके बारे में बता रखा कि उनको क्या करना चाहिए, धम्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मेजर पिलर एडिक्ट जो 5th है ये इंपॉर्टेंट है। 5th में उसने क्या बता रखा है कि उसने बता रखा है कि जो कुछ जानवर और पक्षियों की उसने लिस्ट दे रखी है जिनको कुछ दिन नहीं मारना चाहिए, मतलब कुछ दिन है जिसको जैसे मंगलवार
आजकल लोग कहते हैं कि हमें नॉनवेज नहीं खाना, तो इसी तरीके से उसने लिस्ट दी है कि इन दिनों में उन जानवरों और पक्षियों को नहीं मारना। और एक में उसने जो लिस्ट दी है वो दी है कि मेंशन एनिमल दैट शुड नेवर बी किल्ड, मतलब ऐसे जानवरों की लिस्ट दी है जिसको कभी भी आप मार नहीं सकते, ऐसे जानवरों की भी लिस्ट उसने दी। इस तरीके से 5th में उसने बताया। मेजर पिलर एडिक्ट 6 में उसने धम्मा पॉलिसी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की जो धम्मा पॉलिसी उसको बता रखे। धम्मा पॉलिसी को मैंने बताया था कि बार बार की सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। 7th वाला जो सिर्फ कहाँ पे मिला है, इसको ध्यान रखना कि ये सिर्फ दिल्ली टोपरा में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा में 7 की 7 लाइनें, बाकी जगह आपको पता है कि 7 लाइन नहीं है। यहाँ पे अशोका किसके बारे में बता रहा है, धम्मास, अशोकास वर्क फॉर फुलफिलिंग धम्मास, यानी कि धम्मा को फुलफिल करने के लिए उसने क्या क्या काम किए। जैसे मैंने बताया उसने पेड़ पौधे लगाए, सराय खुदवाई, हॉस्पिटल, ये तालाब, सब कुछ किया, तो वो बता रहा है। उसके अलावा सब जो रिलीजियस सेक्टर उनके बीच में टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। और वर्क ऑफ धम्म महामत्तास, जो धम्म महामत्तास हमने पढ़ा था मेजर ऑफ एडिक्ट में, जो उसने अपॉइंटमेंट किए थे कि उनका काम क्या है, तो मैंने बताया था कि धम्म महामत्तास हमेशा ये इनका जो काम था धम्म की पॉलिसी को लोगों तक फैलाना, और जो उसको फॉलो नहीं करा उसको पनिशमेंट करना, ये इनका काम था। इस तरीके से 7 की 7 लाइन में अशोका ने इन सबको मेंशन किया। तो अगर हम देखें तो इनके माध्यम से अशोक क्या कर रहा है, एक टाइप से जैसे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा संविधान है उसको वो इंप्लीमेंट करा अपनी प्रजा के बीच, ठीक है। अब देखिए माइनर पिलर एडिक्ट को देखते हैं। जैसे मेजर पिलर एडिक्ट थे वैसे माइनर, यानी कि जिनमें 1 या 2 लाइन लिखी है, ज़्यादा लाइन नहीं लिखी है। और इसमें क्या है कि ध्यान रखिएगा स्पेशल मैसेज, अशोका के कुछ स्पेशल मैसेज है कुछ पर्टिकुलर एरिया में, और ये अक्सर क्या है राष्ट्र के आदेश है, ये अशोक के आदेश हैं। जैसे मेजर जो पिलर एडिक्ट थे उसमें क्या था, उसमें हम देखें तो अशोका की धम्मा पॉलिसी थी, इसमें क्या है राज की आदेश, और ये भी पूरे भारत के अलग अलग इलाकों से मिले। तो जैसे इसमें हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ मिले, जैसे अगर हम अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं तो ये भी कंधार से मिला है, कंधार अफगानिस्तान, यहाँ से मिला हुआ है। फिर रानी घाट ये पाकिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि और इसमें अरेबिक और ग्रीक। फिर ये निगाली सागर है, निगाली सागर देखिए निगाली सागर इंपॉर्टेंट है क्योंकि निगाली सागर में अशोक ने धम्म यात्रा की थी जब लुम्बिनी की थी, तो यहाँ पे उसने जो कनक मुनि स्तूपा थी, कनक मुनि बुद्धा का एक स्तूपा देखा था और उसके साइज को उसने डबल करा दिया था, ये उसने लिखा हुआ है। तो कनक मुनि कौन थे, तो ये जैसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध के बुद्धिज्म में 550 प्रीवियस बर्थ हुई थी, तो प्रीवियस बर्थ में भी भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, उनका नाम कनक मुनि था। तो उसने उनका एक स्तूपा देखा और उसी के साइज को उसने क्या करा, डबल कराया, इनलार्ज कराया, तो ये निगाली सागर है। तो यहाँ ये अशोक की धम्म यात्रा से भी रिलेटेड है। लुम्बिनी, यहाँ पे उसका एक रुम्मीदेई इंस्क्रिप्शन है, रुम्मीदेई इंस्क्रिप्शन, रुम्मीदेई इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुम्मीदेई अभिलेख, रुम्मीदेई अभिलेख, रुम्मीदेई इंस्क्रिप्शन। क्योंकि यहाँ पे अशोक क्या बता रहे हैं कि वो बता रहा है कि लुम्बिनी यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ किसका है, तथागत। मैंने बताया था तथागत कौन, लॉर्ड बुद्धा। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टैक्स को कम कर रहा है, यानी कि लैंड रिवेन्यू टैक्स को कितना कर दे रहा है, 1/6 से 1/8 ये कर। तो ये इसी से हमें पता चला कि ये जन्म स्थान। फिर वैशाली बिहार, बिहार में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक शेर मिलेगा आपको और इस पे कोई इंस्क्रिप्शन कोई अभिलेख नहीं लिखा हुआ है। सकिनसा इंपॉर्टेंट है, यूपी में एलिफेंट मिलेगा यानी कि हाथी मिलेगा, लेकिन उसकी जो सूंड है वो टूटी हुई, ये ध्यान रखिएगा। तो सकिनसा यूपी पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सारनाथ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 लाइन, हमारा राष्ट्रीय जो एम्बलम है वहीं से लिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह वहां से ले गए। सांची वाला यहाँ भी 4 लाइन आपको दिए गए। अब देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्कीज एडिक्ट बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं संघ भेद अभिलेख। तो संघ भेद अभिलेख, संघ भेद अभिलेख ये कौन से, इसमें अशोक क्या करता है, ऐसे लोगों को वार्न करता है या ऐसे जो सेक्ट है उनको वार्न करता है, क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सारे सेक्ट बन गए थे, तो ऐसे लोगों को वार्न कर रहा है कि आप क्या करो, जो संघ है उसमें मतभेद करने की कोशिश मत करो, अगर संघ को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं पनिशमेंट दूंगा। इनको स्कीज एडिक्ट बोलते हैं। और स्कीज एडिक्ट की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, तो सांची आता है, सांची में भी उसने लिखा है, अगर आपसे पूछा जाएगा सांची, सारनाथ और एक कौशाम्बी वाला, अभी हम देखेंगे आगे, कौशाम्बी जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। ये 3 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कीजमेटिक कौन कौन से हैं या संघ भेद अभिलेख कौन कौन से हैं, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, ये 3 है, इनके नाम को मैं ध्यान में रखना है।
इसके अलावा आपका अमरावती, अमरावती को कई लोग अगर आप देखो तो उसको इस श्रेणी में नहीं मानते, लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है कि वो इस श्रेणी में आते, तो इसको अभी हम इंक्लूड कर लें। इस तरीके से ये सारे के सारे माइनर पिलर एडिक्ट है जिसके बारे में हमने देखा। तो इसमें ध्यान रखिएगा रुम्नीदेही अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो निगाली सागर है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संघवेद मैंने बताया, सांची सारनाथ, सांची और सारनाथ दोनों में 4 लाइन बैक टू बैक है, लेकिन जो सारनाथ वाला है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उसमें अगर आप देखोगे नेशनल एम्बलम हमारा वहीं से लिया गया। उसको बाकी हम आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी डिटेल में हम देखेंगे। अब देखिए जो कौशाम्बी पिलर था, इसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। कोशाम पिलर भी के नाम से जाना जाता है, कोशाम वाला। कोशाम उस समय से कौशाम्बी का नाम था, एक्चुअल में ये कौशाम्बी में सिचुएटेड था। इसको अकबर ने उठा के उसको, जो अकबर का किला है वहाँ पे इलाहाबाद में, वहाँ पे प्लान किया है, और इसमें फिर काफ़ी लोगों का इंस्क्रिप्शन है। जहांगीर ने भी अपना इंस्क्रिप्शन इसमें लिखा है, बीरबल का भी है, समुद्रगुप्त का भी है, और अशोका का तो है। तो काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो 4 लोगों के इंस्क्रिप्शन इसमें है। पहले चीज़ तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया अशोक का है, समुद्रगुप्त का है, बीरबल का है अकबर के टाइम का, और जहांगीर का। अब सबसे पहले देखते हैं अशोक के टाइम पे कौन सी लिपि चलती थी। तो उस समय ब्राह्मी लिपि चलती थी, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत भाषा चलती थी। और जो समुद्रगुप्त का है वो ब्राह्मी लिपि में है, बट भाषा उसकी संस्कृत है। चंपू स्टाइल यानी कि नाटक स्टाइल है, पोएम स्टाइल है। बीरबल का अकबर के टाइम पे तो उसमें पर्शियन लैंग्वेज चलती थी। और ये जो जहांगीर का है, इसमें एक लिपि है जिसको नस्तलिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। नस्तलिक स्क्रिप्ट उसी तरीके से होती है जिस तरीके से अगर आप देखो जिसमें पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं नस्तलिक। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिखता हूँ नस्तलिक, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नस्तलिक लिपि। और भाषा फारसी भाषा है, उस समय फारसी भाषा चलती है। अब देखिए ये तो हो गया इनकी लिपि और भाषा। अब जो सबसे पहले जो अशोक वाला है, इसको क्वींस एडिक्ट भी बोलते हैं। क्वींस एडिक्ट इसलिए बोले जाते हैं कि इसमें क्या है कि अशोक की एक रानी, इसके बारे में बताया कारुवाकी के बारे में, कारुवाकी के बारे में, और उसका जो एक बेटा है तीवर के बारे में, अशोक के बेटे तीवर, यानी कि कारुकी और अशोक से हुआ। कहा जाता है जो कारुवाकी है उसने जो बुद्धिस्ट बोधि ट्री था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, उसको कटवा भी दिया था। वो जानना चाहती थी कि वाकई में शक्ति, इतनी शक्ति इसमें शक्ति है ही नहीं। अशोक को भी इसका पछतावा, और कहते हैं कि इनका जो बेटा था तीवर, ये ब्लाइंड था, अंधा था। इससे हमें पता चलता है कि जो अशोक का एक पुत्र था वो अंधा था। महेंद्र एक बेटा था कि जो श्रीलंका बुद्धिज्म में चला गया। उसके अलावा एक बेटा उसका कुणाल था जो कश्मीर में गया, तो वहाँ से वो लौटा नहीं, इसलिए उसका जो पोता था दशरथ वो फिर राजा बना था अशोक की मृत्यु के बाद। इसके अलावा ये स्कीजमेटिक भी है, स्कीजमेटिक भी मैंने बताया था कि यहाँ पे अशोक ने उन लोगों को वार्न किया जो बुद्धिज्म ऑर्डर या बुद्धिस्ट मठ को या बुद्धिस्ट संघ को तोड़ना चाहते, उनको वार्न किया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्वींस एडिक्ट, स्कीजमेटिक या संघ भेद अभिलेख या रानी का अभिलेख भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसकी रानी कारुवाकी के बारे में। वैसे अशोक की जो शादियाँ बताते हैं, वो जैसे पहली जो शादी हुई थी उसकी देवी या महावीर देवी से हुई थी, जिससे उसके महेंद्र और संघमित्रा हुए थे। और एक कारुवाकी है जिससे उसकी तीवर था वो अंधा था। एक वाइफ और है उसकी असंधि मित्रा, ऐसे करके 4 वाइफ थी, ऐसा माना जाता है। ये वाला जो है दूसरा वाला जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है वो समुद्रगुप्त का है। इसको प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है। प्रशस्ति का मतलब जिसमें प्रशंसा की गई है। तो इसमें क्या है कि जो समुद्रगुप्त की है उसकी प्रशंसा की गई है, प्रयाग प्रशस्ति। और इसमें क्या है, उसके 100 विजयों का उल्लेख है कि उसने किन किन लोगों को हराया। और इसीलिए उसको जो विंसेंट स्मिथ है उन्होंने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला। हालांकि नेपोलियन से भी महान था, क्योंकि इसने लगभग पूरे भारत के जो राजा थे उनको पराजित किया। ये इसके दरबारी कवि हरिशेन, उसका मंत्री भी था, उसने इसको इंस्क्राइब कराया था इसी में, उसी के नीचे। उसके बाद बीरबल का इंस्क्रिप्शन है जिसको माघ मेला अभिलेख भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है माघ मेला अभिलेख। इसमें अभिलेख की जो यात्रा है, धर्म यात्रा, उसके बारे में बताया गया। हो सकता है यहाँ पे कुंभ मेला लगा हो, उसमें वो आया हो। और इसके बेटे के बारे में भी बताया बीरबल के, जिसका नाम है गंगादास। तो ये अकबर के टाइम का है। इसके बाद जो लास्ट में जहांगीर ने लिखा हुआ है, तो जहांगीर ने इसको नस्तलिक लिपि और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। तो यहाँ भी जो जहांगीर है उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में लिखा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये कौशाम्बी पिलर इंस्क्रिप्शन, या इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयागराज पिलर इंस्क्रिप्शन या कोसाम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये अशोक का एक्चुअल में मेजर पिलर एडिक्ट है, जिसमें 4 लोगों ने अपने अपने इंस्क्रिप्शन को करवाया। और ये अभी कहाँ पे है, इलाहाबाद जो किला है उसके मिडिल में इसको प्लान किया है। इलाहाबाद किला आपको पता होगा कि अगर जानकारी है तो वो आर्मी के पास है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई, हो सकता है वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन भी रखे होंगे, इंपॉर्टेंट है वो। और वहाँ पे आर्मी की परमिशन से आप इसको देखने जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने बताया था जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है। या
अब देखिए एक हरियाणा में पिलर और भी मिला उसका, वो टूटा हुआ, दो भागों में बिखरा हुआ है, उसकी दो ब्रांचेस है, मतलब दो उसके फ्रेगमेंट्स हैं। एक फ्रेगमेंट आपको मिलेगा उसका हिसार में, ये उसका लोअर पार्ट है, एक आपको मिलेगा फतेहाबाद में जिसपे इंस्क्रिप्शन भी लिखा है। जो लोअर पार्ट है वहाँ पे एक मस्जिद है हिसार में, उसके जस्ट सामने है, जिसको फिरोज शाह तुगलक नहीं रख पाया था। और एक है जो वहाँ पे प्रेयर ग्राउंड है फतेहाबाद में, जो लेटर एक मुगल किला था वहाँ उसकी वॉल के पास, और इसमें इंस्क्रिप्शन लिखा है किसने, फिरोज ने लिखा है, फिरोज का अभी इसमें लिखा है। अब इसको लोकल नेम पे क्या बोलते हैं, इसको वहाँ पे बोला जाता है भीम की लाट, भीम की लाट या भीम का गधा, इस नाम से भी बोला जाता है क्योंकि साइज में काफी बड़ा है। और इसको वहाँ पे लोग शिवलिंग के रूप में भी इसकी वर्शिप करते हैं। बट अभी इसको हम लोग ऐसा पूरा कंप्लीट नहीं मानते क्योंकि इसकी अभी ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, लेकिन ये भी अशोका के पिलर से मिला हुआ है, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हरियाणा में है, इसके भी जो ये दो मतलब टूट के दो अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ। अब देखिए केव इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो अशोका ने क्या किया था, केव इंस्क्रिप्शन यानी गुफा में भी अभिलेख करवाए थे। तो गुफा में अभिलेख कहाँ कहाँ करवाए थे उसने, तो कहते हैं कि जैसे बराबर हिल से जो कि बिहार में, और नागार्जुनी भी है वो तो उसके पोते दशरथ ने कराई थी, जिसमें 3 गुफाएं हैं। यहाँ पे उसने 4 गुफाएं खुद बनवाई, और वो सारी की सारी आजीवक सेक्ट को दान में दी। ये इसकी जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसको दिखाता है, क्योंकि जैसे उसने एक एडिक्ट में लिखा था कि ब्राह्मणों के प्रति जेनरसिटी, यहाँ पे वो आजीवक सेक्ट को दान में दे रहा है, यानी कि वो बौद्ध था लेकिन फिर भी और धर्मों का सम्मान कर रहा है। ये हमें सीखना चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए, और आज के भारत के लिए बहुत जरूरी है जहाँ पे कई बार रिलीजियस इंटॉलरेंस की घटनाएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 4 गुफाएं उसने खुदवाई, इन गुफाओं के नाम भी हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, कई बार बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। लोमस ऋषि गुफाओं के नाम है, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़ और विश्व चोपड़ी, विश्व चोपड़ी, ये 4 गुफाएं हैं। और ये चारों की चारों इसने किसको दी, आजीवक संतों को दान, क्योंकि आजीवक अगर आपको पता है, आजीवक भी बौद्ध धर्म के समकालीन या जैन धर्म के समकालीन एक संप्रदाय था, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम मकलीपुत्र गोशाल था, और बिंदुसार जो अशोक के फादर थे वो आजीवक सेक्ट के ही फॉलोवर थे। और जो आजीवक सेक्ट है वो डेस्टिनी पे बिलीव करता है, वो बोलता है कुछ भी करो डेस्टिनी आपकी फिक्स है। और अशोक के लिए भी भविष्यवाणी की थी, एक आजीवक संत थे जिनका नाम पिंगल वत्स था, कि अशोक फ्यूचर में एक महान राजा बनेगा, जो उसके फादर के दरबार में रहते थे। तो आजीवक सेक्ट भी जैसे दिगंबर साधु रहते नेक्ट वैसे रहते थे, और काफ़ी टफ लाइफ स्टाइल जीते थे, लेकिन नियति पे डेस्टिनी पे यकीन करते थे। यानी कि ये नहीं मानते थे कि भाई कोई गॉड होता है, कोई आत्मा होती है, वो कहते हैं जो भी है इस जीवन में, इस जन्म से पहले कुछ नहीं था, इसके बाद भी कुछ नहीं था, न स्वर्ग वर्ग किसी पे ये यकीन नहीं करते। तो इस तरीके से उसने जो बराबर, और इसका जो पोता था दशरथ का जो पोता था, उसने नागार्जुनी हिल्स उसी के पास सिचुएटेड है, नागार्जुनी जो गुफाएं हैं जो कि नागार्जुनी हिल्स में सिचुएटेड है, वहां पे 3 है, एक गोपी का, एक भरती का, इनके नाम है, एक वाही का। ये केव है, गुफाएं 3, ये भी उसने भी आजीवक सेक्ट को दान में दी, इसने भी किसको दी, आजीवक सेक्ट की। तो यहाँ पे कितनी 4 हैं, और यहाँ पे कितनी 3, इसलिए इनको सप्तग्रह भी बोला जाता है। 7 गुफाएं तो सप्तग्रह भी बोला जाता है, बराबरी प्लस वहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि जो आपका मौर्यन एम्पायर था उसमें जो भी रूलर्स थे वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे, काफी अच्छा। आगे हम देखें तो इंपोर्टेंस ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी जो महत्व है वो क्या है। तो मैंने जैसे बताया था कि पहली चीज कि बाउंड्रीज ऑफ मौर्यन एम्पायर, इससे हमें पता चलता है कि जो मौर्यन एम्पायर की सीमाएं कहाँ तक थी, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। दूसरा मैंने बताया था कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती है, प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिल जाए, तो इसको भी आप थोड़ा सा हेडिंग बना के फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। प्रशासन का मतलब जैसे वो प्रादेशिक के बारे में बता रहे हैं, रज्जुका के बारे में बता रहे हैं, युक्ता के बारे में बता रहे हैं, धम्म महामात्तास के बारे में बता रहा है, स्त्री महामात्तास के बारे में बता रहे हैं, स्त्री महामात्तास के बारे में बता रहे हैं, तो अपने ऑफिसर्स के बारे में बता रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती है। टैक्सेशन सिस्टम यानी कर व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था रुम्मीदेही इंस्क्रिप्शन, लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे वो टैक्स कितना बता रहा है कि टैक्स वो गया था वहाँ पे और उसने टैक्स को कितना कर दिया था, 1/6 से 1/8 कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। इससे हमें उनके टैक्सेशन सिस्टम की जानकारी मिलती है। सोशल रिलीजियस आइडियाज, उसकी धम्मा पॉलिसी हमने देखा था उसको सारे पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, अशोका का नाम है ना जो मिलता है। आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि भाई आर्ट एंड कल्चर हमने देखा था कि कितने अच्छे पिलर्स हैं,
कितना शानदार उसको रखा हमने नेशनल। साइंस का भी पता चलता है, क्योंकि उसमें देखिए जो पॉलिश है वो इतने सालों से भी, या जो लिपि है वो लिखा हुआ जो है वो इतने सालों से भी लिखा हुआ है और शाइनिंग है। इससे पता चलता है कि कितना शानदार उसमें साइंस रहा होगा। इतने लंबे टाइम तक वो जो पेंट है वो जो लिखा हुआ है वो अभी तक है। जबकि आज हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अच्छा अच्छा पेंट बनाती है, बट आप घर देखो जल्दी से खराब हो जाता है, लेकिन वो उसकी जो शाइनिंग है अभी भी पड़ी। इससे हमें इन सब बातों का इंपॉर्टेंस पड़ती है, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख लीजिए। अब देखिए जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम बार बार आया था, कई बार एग्जाम से पूछा गया। तो जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने अशोका की ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों स्क्रिप्ट को इसने पढ़ा था। इसने ब्राह्मी को भी पढ़ा था, ये ध्यान रखिएगा, और इसने खरोष्टी को भी डेसिफर किया था, दोनों को। और जैसे मैंने बताया था कि अगर रॉक एडिक्ट की बात करें, शिलालेख की बात करें और पिलर एडिक्ट की बात करें, ये भी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो शिलालेख है रॉक एडिक्ट में सबसे पहले इसने किसको पढ़ा था, तो वो गिरनार वाला है, गिरनार। और पिलर में अगर आपसे पूछेंगे तो कौन सा बोलोगे, दिल्ली टोपरा वाला। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन, दिल्ली टोपरा, तो ये सबसे पहले पढ़े थे। यानी कि पिलर्स में सबसे पहले उसने किसको पढ़ा था, दिल्ली टोपरा को पढ़ा, और रॉक में किसको पढ़ा, गिरनार। लेकिन उसको पता नहीं चला कि ये एक्चुअल में नाम जो पियदस्सी लिखा है या देवनाम्बी ये कौन है। फाइनली जैसे मैंने बताया कि जब दीपवंश और महावंश में खुदाई, मतलब जो बुक्स हैं जो श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है, जो श्रीलंका का इतिहास है, उसमें फिर नाम मिलता है आपको देवनाम्बी और पियदस्सी। उससे ज्ञात होता है कि वो जो नाम है वो सेम है। उसके अलावा फिर मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 4 प्लेस है, मास्की, निट्टूर, उदयगुलम कर्नाटका और गुजरात MP। इन 4 जगहों से हमें क्या मिलता है, अशोक का नाम मिलता है। तो तब क्लियर हुआ कि ये जो देवानंपी है, जो पियदस्सी है, वो एक ही। देवानंपी का मतलब मैंने बताया था बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि भगवानों का प्यारा, और पियदस्सी का मतलब हु लुक्स ऑन ऑस्पिशियस, यानी कि जो अपनी प्रजा को बहुत प्यार से देखता है, वो पियदस्सी, अशोक। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जेम्स प्रिंसेप के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। ब्रिटिश एक चीज जो आपको जाननी और है, अशोका ने 2 एलिफेंट भी बनाए थे, लार्ज एलिफेंट्स, जो आपको कहाँ मिलेंगे, 2 जगह पे मिलेंगे। कई बार शायद ये एग्जाम में पूछा भी हुआ, हाथी। और इस पे भी उसने बड़ा इंस्क्रिप्शन लिखा है, सिंगल एलिफेंट। वो किसी पिलर पे नहीं है, मतलब वो फ्री स्टैंडिंग है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब जैसे पिलर्स फ्री स्टैंडिंग थे, उसी तरीके से ये 2 एलिफेंट, क्योंकि वैसे एलिफेंट मिला है, जैसे मैंने सकिनसा का नाम बताया, वहाँ पे एलिफेंट, बट वो पिलर के ऊपर, ये फ्री स्टैंडिंग है, काफ़ी बड़े हैं। इसके बारे में पूछा है, तो ये 2 जगह से आपको मिलेंगे। और इस पर इसने लार्ज इंस्क्रिप्शन भी लिखा है। एक है धौली, धौली वो उड़ीसा वाला धौली, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक है आपका कालसी, वहाँ भी आपको एलिफेंट मिलेगा, कालसी। कालसी मैंने बताया था कहाँ पे, देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून। तो ये भी उसने बनाए थे लार्ज एलिफेंट्स, और ये इसमें भी उसने क्या करा है, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन लिखा है, लंबा अभिलेख। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। और ये जो इंस्क्रिप्शंस में, जैसे हम पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, जो बाकी इसका जो आर्किटेक्चर वाला हिस्सा है, उसको हम आर्ट एंड कल्चर में, जब हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, उसमें स्तूपा है ना, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो ये वहाँ का पार्ट। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कोशिश करी कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका UPSC हो या PCS हो, कोई भी एग्जाम। नोट्स भी बना लीजिएगा। तो और उम्मीद करता हूँ कि भाई इसको आप बहुत अच्छे से देख के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर हम धम्मा पॉलिसी अशोका की बारे में देखेंगे, उसके अलावा फिर हम एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी लेक्चर पे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।